डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 आधुनिकरण के रास्ते। ये आपके सिलेबस है और आपका ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले के जो चैप्टर है मैंने सारे के सारे करा दिए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उन चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आज इस चैप्टर को करने के बाद हमारा सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। और आपको नोट्स चाहिए अगर इस लेक्चर के, तो आप हमारे टेलीग्राम में जाइए, क्लास 11 ESP, ये हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए। वहाँ पे PDF डाल दी जाएगी तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स भी वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इस चैप्टर में हम मेनली दो देश, एक तो चाइना है और दूसरा जापान है, इन दोनों देशों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि ये दोनों देश किस प्रकार से आधुनिक हुए, यानी कि किस प्रकार से पश्चिमी देशों से प्रभावित हुए, यानी कि यूरोपियन जो कंट्री थी उनसे प्रभावित हुए और अपने देश में आधुनिकता के लिए इन्होंने क्या कार्य किया, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से समझना क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पे प्रभुत्व था। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि मैप में चीन का है। अब देखिए, ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप तो आप पहचानते हैं। ठीक है, ये हमारे देश का है। इसके ऊपर आप जाते हैं तो आपको चाइना दिखता है, और चाइना देखिए, ये दोनों देश जो हैं एशिया में ही आते हैं। अब पूर्वी एशिया की तरफ प्रभुत्व था। ठीक है, पूर्वी एशिया किधर होगा, इधर की तरफ, यानी कि ये जो है ये पूर्वी एशिया में आ जाएंगे। इन देशों में अगर देखें तो चाइना का यहाँ पे प्रभुत्व था। और चीन में लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश, ये यहाँ का एक वंश था जिसने यहाँ पे लंबे समय तक शासन किया था। इसकी जो सत्ता थी वो काफ़ी मजबूत थी। ऐसे लगता था कि छिंग राजवंश जो है इसको चाइना से समाप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लंबे समय तक बहुत अच्छा शासन किया, लेकिन समय के साथ क्या होता है, सारी चीज़ें बदलती हैं। देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। इस समय एक छोटा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा प्रतीत होता था। अब देखिए, जापान कहाँ पे है, आप चाइना देख रहे हैं, भारत देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओगे पूर्व दिशा में तो आपको ये जापान दिखेगा। यहाँ पे कई सारे टापू हैं। ठीक है, चारों साइड से आपको पानी से घिरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे टापू है, इन सब से मिलके जापान बना हुआ है। तो जापान जो था उस समय में अलग थलग सा प्रतीत होता था। यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी है। हमने क्या समझा कि जो चीन था वहाँ पे एक मजबूत राजवंश का शासन था। ठीक है, और उसका पूर्वी एशिया में प्रभुत्व था, यानी कि चाइना इस समय में मजबूत है। ये क्लियर समझ में आया। जापान जो है वो छोटा सा द्वीपीय देश है और ये अलग थलग पड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं। लेकिन चीन जो है मजबूत होने के बाद भी कुछ ही दशकों के भीतर धीरे धीरे अशांति की गिरफ्त में आ गया। यानी कि चाइना जो था, अभी हमने पढ़ा कि मजबूत था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, अशांति की तरफ जाने लगा। यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं दंगे, हिंसा, ये सारी चीज़ें होने लगी। और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया चाइना, क्योंकि औपनिवेशिक का मतलब क्या है कि जो यूरोपीय देश थे, इन देशों ने एशिया के देश, अफ्रीका के देश, अमेरिका के देश, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन देशों में अपना कब्जा कर लिया था, इनको अपना उपनिवेश बना लिया था। कहीं ना कहीं चाइना भी इससे प्रभावित हुआ और इस चुनौती का सामना नहीं कर पाया। ठीक है, छिंग राजवंश जो था, इसके हाथ से राजनीतिक जो नियंत्रण था वो धीरे धीरे जा रहा था। ठीक है, और वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश जो था वो गृह युद्ध की चपेट में आ गया। जो चाइना कभी ठीक हुआ करता था, फिर वहाँ पे गृह युद्ध होने लगे, दंगे होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। ठीक है, कैसे चीन जो था वो मतलब बद से बदतर होता जा रहा था, ये सारी चीज़ें समझनी है आपको। आगे देखते हैं। ये तो चीन का है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ जापान की, तो जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में लगा था। यानी जापान में व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जापान ने औद्योगिक अर्थतंत्र को मजबूत किया, यानी वहाँ पे खूब सारे उद्योग लगाए और एक पूरी अर्थव्यवस्था बना दी। ठीक है, जो कि उद्योगों पे निर्भर थी। जापान जो था उसके पास, देखिए, जापान के पास संसाधन की कमी है, यहाँ ध्यान रखें इस बात को। संसाधन नहीं है उसके पास ज़्यादा कच्चा माल नहीं है। वो क्या करता है, बाहर से कच्चा माल खरीदता है और उससे अपने उद्योगों में प्रोडक्ट को बनाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करता है और उससे दुनिया भर में बेचता है। अब आप देखिए, जापान जो था एक छोटा सा देश है, चाइना के मुकाबले देखें तो बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन चाइना जहाँ से बद से बदतर हो रहा था, वहीं पे जापान धीरे धीरे ऊपर हो रहा था। ठीक है, उद्योग बना रहा था और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। ये जापान ने क्या किया, ताइवान, कोरिया,
इनको भी अपने में मिला लिया और औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। इस समय जापान भी क्या कर रहा था, दूसरे देशों को अपने में मिला रहा था, उन पे कब्जा कर रहा था और अपना औपनिवेशिक शासन वहाँ पे चला रहा था। जापान ने चीन को 1894 में हराया, ठीक है, यानी कि जापान जो था उस समय में काफ़ी मजबूत था। और 1905 में रूस को भी पराजित कर दिया। आप सोचिए कि जापान कितना मजबूत रहा होगा उस समय में। जापान जो है उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, ठीक है। यहाँ पे औद्योगिक राष्ट्र देखें हमेशा से रहा है। जापान की अगर हम बात करें ना, तो उद्योग के मामले में जापान काफ़ी ऊपर है। दुनिया भर की जो चीज़ें बनती है वो जापान में बनती है और दुनिया भर में वो क्या करता है, उसको बेचता है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देता है। तो इस समय जापान जो था वो उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। अब ये क्या था, जापान सब कुछ सही था, औद्योगिक राष्ट्र बना, काफ़ी अच्छा था, लेकिन साम्राज्य की लालसा, यानी इसको लालच था अपना साम्राज्य बढ़ाने की। क्योंकि देखिए इस समय में यही चल रहा था दुनिया भर में, हर देश चाहता था कि उसके अंडर में कई सारे देश हो जाए, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, ब्रिटेन ने भारत को भी गुलाम बनाया, श्रीलंका को भी गुलाम बना लिया, ठीक है, और भी बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया। इसी तरीके से जापान भी चाहता था कि उसका साम्राज्य जो है ना वो फैले। ये इस लालसा में वो युद्ध में उसने झोंक दिया। 1945 में क्या हुआ, आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसको हार माननी पड़ी। देखिए 1945 की बात चल रही है, आपको पता है 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जापान पे मिलकर अंग्रेजों ने और अमेरिकियों ने, इन्होंने क्या करा था, इस पर आक्रमण कर दिया था। और अमेरिका ने, आपको पता है कि जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम भी गिरा दिए थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो इस कारण जापान को इस समय में हार माननी पड़ी, क्योंकि जापान हार चुका था। लेकिन 1970 के दशक तक जापान जो था उसने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। अब 1945 में इतना ज़्यादा नुकसान जापान ने झेला, लेकिन उसके बावजूद भी 1970 तक जापान ने वापस से, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना शुरू कर दिया, पुनर्निर्माण कर दिया। जापान का आधुनिकीकरण का सफर जो है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद के सिद्धांतों पे आधारित है। जैसे पश्चिमी देश जो हैं, जैसे अमेरिका को ले लो या फिर यूरोप के जो देश हो जाते हैं जैसे ब्रिटेन वगैरह, कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी व्यवस्था को बहुत बेहतरीन मानते थे। ऐसा ही जापान ने भी करा, क्योंकि जापान का जो भी आधुनिकीकरण का सफर था वो पूंजीवाद के सिद्धांतों पर ही आधारित था। और ये सफर उसने एक ऐसी दुनिया में तय किया जहाँ पे पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। क्योंकि आपको पता होगा ये उस समय की बात है जिस समय यूरोप के देशों ने दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बना रखा था, ठीक है। यूरोप के, चाहे वो फ्रांस हो, ठीक है, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ठीक है, चाहे वो वहाँ के डच हों, इन सभी ने दुनिया भर के देशों को, चाहे वो एशिया के देश हों, चाहे अफ्रीका के देश हों, यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों को भी इन्होंने अपना गुलाम बना रखा था। यानी जापान उस समय में ये रास्ता तय कर रहा था, आधुनिकीकरण का सफर तय कर रहा था, जिस समय दुनिया जो थी वो पश्चिमी उपनिवेशवाद के प्रभुत्व में थी। पूरी दुनिया में पश्चिमी जो देश हैं, यूरोपीय जो देश हैं, इनका कहीं ना कहीं दबदबा था, उस समय की बात है, ठीक है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है। ये दोनों देशों में कॉमन है कि चाइना में और जापान में दोनों जगह ही क्या है, जो इतिहास को लिखा जाता है, ये जो परंपरा है यहाँ पे कॉमन रही है। और इन देशों में ऐसा माना जाता है कि इतिहास के शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए चाइना और जापान क्या मानते हैं कि इतिहास को अगर आज वो लिख कर रखेंगे तो जो आने वाले समय में जो वहाँ पे शासक होंगे, जो राजा होंगे, वो इस इतिहास को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मार्गदर्शन साबित होगा, यानी उनके लिए बेहतरीन साबित होगा, ठीक है। इसलिए इसको ये क्या करते थे, चाइना और जापान जो है इतिहास लेखन को बहुत महत्व देते थे, बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना करी। इन्होंने क्या करा, सरकारी डिपार्टमेंट बना दिए जिनका काम क्या है, इतिहास का कलेक्शन करना है, जो भी पुरानी चीज़ें मिलती है उसको लिखना है, ठीक है, उसको अरेंज करना है। इन्होंने पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया था। सीमा छियन, इन्होंने क्या किया, प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार इनको माना जाता है, ठीक है, इन्होंने इतिहास लिखा था। और चाइना का हम देखें तो महानतम इतिहासकार इनको माना जाता है। जापान में चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि जापान में भी और चीन में भी एक जैसी ही परंपरा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं मेजी सरकार की, क्योंकि मेजी सरकार के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। आगे बहुत डिटेल में जानेंगे। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में अगर हम देखें तो उसमें से एक ये था कि 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना करी इन्होंने। इसका काम क्या था? इसका काम भी इतिहास से रिलेटेड था, यानी ये जो पुराने अभिलेख होते थे उसको ये इकट्ठा करते थे, ठीक है, और उससे इतिहास लिखा करते थे। तो इसका एक दूसरा उद्देश्य था मेजी पुनर्स्थापना के बारे में, मेजी जो विजेता थे, जो मेजी जो जिन्होंने जीत दर्ज करी थी, उनके नजरिए से लेखन करना, ठीक है, ये था। लिखित शब्द का यहाँ पे बहुत सम्मान होता था, क्योंकि देखिए इतिहास लेखन को बहुत महत्व देते हैं। लिखित में जो भी चीज़ें थी उसका बहुत सम्मान दिया जाता था, यानी जो बुक लिखी जाती थी ना, बुक की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, क्योंकि उसमें उनका इतिहास होता था। और साहित्यिक कौशल को अगर हम देखें, जो इनका जो इनकी स्किल थी, इसको बहुत ही बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा ये रहा कि अलग अलग तरह के यहाँ पे लिखित स्रोत उपलब्ध है, क्योंकि ये लिखित स्रोत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कई तरह के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य, धार्मिक परिचय, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं चीन और जापान जो है इसके भौतिक भूगोल में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई चाइना जो था वो बहुत बेहतरीन था, सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे नुकसान होने लगा। लेकिन जापान जो था वो अलग थलग पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो डेवलप हो गया। वहाँ पे उद्योग लगाए गए, वहाँ पे विकास हुआ। दोनों देशों में क्या था कि अभिलेखों का, इतिहास का बहुत महत्व होता था, अलग से उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए, लिखा, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब बात करते हैं चाइना और जापान के भौतिक भूगोल की, कि उनका जो फिजिकल जो उनकी जो स्थिति है वो कैसी है। आपको पता है जापान जो है वो टापू, कई सारे टापू जो हैं उसको मिल के इस तरीके से जापान बना, और हर तरफ से किससे घिरा है? पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, चाइना की कंडीशन थोड़ी सी अलग है उससे, और जापान जो है वो छोटा भी है, लेकिन चाइना जो है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है उसका। तो अब समझते हैं चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन जो है वो विशालकाय महाद्वीपीय देश है, यानी एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश। चाइना इतना बड़ा देश है कि इसमें पूरे देश में देखें तो कई तरह की जलवायु क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र है वहाँ अलग जलवायु, दूसरे क्षेत्र में अलग तरह की हो सकती है, इस तरीके का। मुख्य क्षेत्र में देखें तो 3 प्रमुख नदियां हैं। एक तो है पीली नदी जिसको हुआंग कहते हैं, ठीक है। यांगसी नदी जिसको छांगजियांग वगैरह कहा जाता है, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। एक है पर्ल नदी। चीन का बहुत सा हिस्सा जो है वो पहाड़ी है, बहुत सारे हिस्सों में पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं दुर्गम क्षेत्र है, हर तरह का क्षेत्र है चाइना में। हान जो है वो सबसे प्रमुख जातीय समूह है यहाँ का, और इसकी जो मुख्य भाषा है वो चाइनीज़ है, ठीक है। इसके अलावा चीनी भाषा के अलावा भी चीन में और भी कई सारी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, और भी अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की भाषाएं। ये चीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चीन के बारे में क्या समझा? चीन एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है, और ये इसका जो बड़ा हिस्सा है वो पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा जो बड़ा जातीय समूह है, जो सबसे मेन जातीय समूह है, उसको क्या कहा जाता है? हान कहा जाता है। यहाँ की जो भाषा है वो चाइनीज़ है, चीनी भाषा है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं। अब तो चीन के बारे में जान लिया, अब जानते हैं जापान के बारे में। देखिए जापान जो है ये हर तरफ से आपको पानी से घिरा दिख रहा है, ये जापान है, कई सारे टापू यहाँ पे हैं। तो जापान जो है एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े, देखिए कई सारे द्वीप क्या होते हैं? ये लगा लो समुद्र में के बीच में जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है ये, जो हर तरफ से आपको पानी से घिरा दिखता है, इसको द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो जापान जो है वो कई सारे द्वीप टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें होशु हो जाएगा, क्यूशु हो जाएगा, शुकोकु हो जाएगा, होइकुदु हो जाएगा, ठीक है। ये होशु, कुशु, शुशु ये आपको याद ही नहीं होंगे, ये मुश्किल है थोड़े नाम, तो आप कोशिश करना है इनको याद करने की। मुख्य द्वीपों को 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। अगर इनके मुख्य द्वीपों की बात करें तो 50% से ज़्यादा जमीन तो इनको पहाड़ वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे। जापान जो है, देखिए जापान की एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जापान जो है एक सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। जापान में बहुत भूकंप आते हैं। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, ये याद रखना है, यहाँ पे पशु नहीं पाले जाते। चावल जो है यहाँ पे इनकी मेन फसल है, और मछली जो है इनके प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो ये जापान के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जापान की अब राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था समझिए, जापान जो है इसमें क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। तो अब जापान जो है इसमें क्योटो कहाँ पे है ये आपको देखना है, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको दिखेगा, देखो ये है क्योटो,
ठीक है। क्योटो में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रखना है कि कई बार हम आगे जापान के बारे में पढ़ेंगे तो क्योटो और टोक्यो, इन दो के बारे में हम कई बार डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जापान जो था, यहाँ पे जो क्योटो है, क्योटो में रहने वाले जो सम्राट होते थे, इनका यहाँ पे शासन होता था, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, ध्यान रखते हुए चलो। लेकिन क्या होता है कि 12वीं सदी आते आते असली सत्ता जो थी वो शोगुनों के हाथ में चली गई, ठीक है। यहाँ पे जो शोगुन समुदाय था उसके हाथ में सत्ता चली गई। और ये क्या करते थे, देखिए शोगुन जो थे ये शासन चलाने लगे, लेकिन ये किसके नाम से शासन चलाते थे, ये राजा के नाम से, यानी ये शोगुन जो थे वो सम्राट के नाम से ही शासन चलाते थे, ठीक है। 1603 से 1867 तक तोकुगावा जो परिवार है, इनके लोग जो थे वो शोगुन पद पे रहे, वो शोगुन के पद पे रहते थे। लेकिन देखें तो देश में लगभग 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे, ठीक है। और ये जो दैम्यो अब हम समझ रहे हैं, ये दैम्यो जो थे वो शोगुन के नियंत्रण में रहते थे, यानी कि सम्राट के नाम से शासन कौन चला रहे हैं, शोगुन, और उनके नियंत्रण में कौन है, दैम्यो, ठीक है। अब इन दैम्यो के नियंत्रण में भी कोई था, वो कौन था, ये थे इनके सामुराई। सामुराई कौन होते थे, सामुराई होते थे इनके योद्धा, जो लड़ाकू होते थे, ठीक है, जो इनके सैनिक होते थे। तो इस तरीके से ये चल रहा था शासन। तो देखिए शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे, और शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए क्या करते थे, राजधानी जो एदो है, ठीक है, आधुनिक समय में देखें तो इनकी तोक्यो हो गई है, इसमें रहने का आदेश देते थे कि भाई जाओ तुम यहाँ पे रहो। और इसलिए इनको लंबे समय तक रखा जाता था ताकि इनकी तरफ से कोई खतरा ना रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखते थे, तो जो मेन नियंत्रण रहता था वो शोगुन का ही रहता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शोगुन जो है इनका ही मेन नियंत्रण रहता था। पहले ये सम्राट के नाम से शासन चलाते थे, फिर इन्होंने दैम्यो को दे दिया वो एरिया, फिर वो शासन चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो शोगुन की है। और सामुराई जो थे योद्धा वर्ग थे, ये शासन करने वाले कुलीन थे, यानी ये शासन करते थे, ठीक है, लेकिन ये इनके अंडर होते थे। और ये कुलीन थे, कुलीन का मतलब यहाँ पे अमीर से है। कुलीन देखिए कौन है, जो अमीर हो, जो ताकतवर हो, ठीक है, ये। और ये शोगुन और दैम्यों की सेवा करते थे, यानी ये शोगुन और दैम्यों के अंडर रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था थी। और जो शोगुन थे, शोगुन का कब्जा होता था जो इनके प्रमुख शहर हैं, ठीक है, जो भी इनके प्रमुख शहर होते थे इस पर इनका कब्जा होता था, इनका शासन होता था, इनका मतलब वर्चस्व होता था। जो इनकी प्रमुख खदान होती थी उस पर भी शोगुन का कहीं ना कहीं वर्चस्व रहता था। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी करी। वो 3 परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, ये आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या, पहला परिवर्तन तो ये होता है कि किसानों से हथियार ले लिए गए, यानी अब किसानों को ये वाला अधिकार नहीं है हथियार का, और अब केवल जो योद्धा है यानी जो सामुराई है ये ही लोग हथियार रख सकते हैं, यानी कि तलवार वगैरह रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये हुआ कि शांति और व्यवस्था बनी रही। जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि किसानों के पास हथियार होते थे, कई बार क्या होता था वो लड़ जाते थे। अब इनके पास हथियार रखने का अधिकार नहीं रहा, तो अब ये केवल योद्धाओं के पास है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित हो गई, ये फायदा हुआ। दूसरा क्या है ये समझिए, दैम्यो को अपने क्षेत्र की जो राजधानी थी उसमें रहने का आदेश था, क्योंकि हमने देखा था ना शोगुन के अंडर में दैम्यो होते थे और इनको कुछ एरिया या कुछ राजधानी दे दी जाती थी, वहीं पे ये लंबे समय तक रहा करते थे। तो इनको जब राजधानियां मिलने लग जाती थी, इनको राजधानी दे दी जाती थी, तो इन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्ता प्रदान की गई थी, ये वहाँ पे खुश रहते थे, तो व्यवस्था ठीक बनी रहती थी। तीसरा क्या हुआ कि जो मालिक हैं और जो करदाताएं हैं, ठीक है, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, इनका निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया। यानी सरकार जो थी वो मतलब जो शासन जो था वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो, और टैक्स इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, यानी कि निरीक्षण करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे उत्पादकता होती है, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा उत्पादकता है वहाँ से ज़्यादा टैक्स हो जाएगा। यानी उसके आधार पर उन्होंने क्या करा, ज़मीन का वर्गीकरण कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि राजस्व यानी कि जो टैक्स है वो उसका कोई स्थायी आधार बने, यानी इनको टैक्स जो है वो नियमित रूप से मिलता रहे। अब बात करते हैं दैम्यों की राजधानियां बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो, देखिए यहाँ पे टाइपिंग है एदो, यानी जापान में जो राजधानी होती थी एदो, ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन चुका था। और इसके अलावा ओसाका की बात करें, क्योटो की बात करें, तो ये भी इसके अन्य शहर बन के उभरे थे। तो पूरे जापान को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एदो को पढ़ेंगे, क्योटो को पढ़ेंगे, ठीक है, और टोक्यो को भी पढ़ेंगे। तो ये बार बार शब्द हमारे सामने आते रहेंगे। इससे क्या हुआ कि वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ये शहर इसके प्रमुख थे, और वित्त और ऋण की प्रणाली जो थी यहाँ पे स्थापित हुई।
व्यक्ति के गुण जो है उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल समझिए। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो क्वालिटी है व्यक्ति के अंदर, वो क्वालिटी जो होती है उसकी पद यानी उसकी जो पोस्ट होती है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि भाई ये इस पद पे है तो उसको वैल्यू दी जाए, बल्कि ये देखा जाता था उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसके अंदर गुण क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, शहरों में क्या था कि जीवंत संस्कृति खिलने लगी थी। यहाँ पे तेजी से व्यापारी वर्ग जो था वो बढ़ रहा था, ठीक है। नाटक और कला को प्रोत्साहन दिया जाने लगा था। लोगों को यहाँ पे पढ़ने का बहुत शौक था, तो जो होनहार लेखक थे उनके लिए भी यहाँ पे एक मतलब एक अच्छा अवसर था, क्योंकि लेखक जो थे वो अच्छा लिखते थे, तो उससे उनको उनकी कमाई होती थी, उससे उनकी जीविका चल जाती थी। तो कहीं मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे अवसर बहुत थे। और एदो जो है, यहाँ पे लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पे ले सकते थे, यानी कि ये एक मुहावरा टाइप का बता रखा है कि मतलब काफ़ी कम कीमत में इनको किताब मिल जाती थी किराए पे, उसे ले सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि छपाई जो है यहाँ पे किस लेवल की रही होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे छपाई होती होगी, तभी जो किताबों की कीमत है वो इस तरीके से थी कि आसानी से मतलब उपलब्ध थी, लोग उसको यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पे पढ़ना बहुत लोकप्रिय था। ये जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जापान जो था वो अमीर देश समझा जाता था, क्योंकि वे चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी जो विलासी वस्तुएं उसको आयात करता था। विलासी वस्तु का मतलब है लग्जरी, ठीक है। लग्जरी चीज़ें कौन खरीदता है? जो अमीर हो, जिसके पास बहुत पैसा हो। अब जापान जो है एक अमीर देश माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि चाइना का रेशम जो था बहुत फेमस था। तो चाइना का रेशम और भारत का जो कपड़ा था वो लग्जरी चीज़ में आता था और इसको ये खरीदते थे। इन आयातों के लिए ये क्या करते थे? बदले में चांदी और सोने की कीमत अदा करते थे। इससे अर्थव्यवस्था पे इनकी भार पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा जो है इन्होंने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी, क्योंकि इनको पता लग गया था कि अगर हम ऐसे ही रेशम और कपड़ा वहाँ से मंगाएंगे और बदले में हम उनको सोने और चांदी की चीज़ें देंगे तो कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए उन्होंने निर्यात पर रोक लगाई। इन्होंने क्या करा? क्योटो के निशिजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए। इन्होंने सोचा कि अगर हम अपने जापान में ही रेशम का उत्पादन करने लग जाएं तो हमारी जो दूसरे देश हैं चाइना पे, उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। अब उसे हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर ही हो जाएगा। तो इन्होंने इसके लिए कदम उठाए और रेशम का आयात जो है वो धीरे धीरे इन्होंने कम किया, ठीक है। बाहर से कम करा और अपने देश में ही इसको बनाने का प्रयास किया। निशिजन का जो रेशम था वो दुनिया भर में अच्छा रेशम माना जाता था, काफ़ी बेहतरीन रेशम होता था। तो ये जापान के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं मेजी पुनर्स्थापना। जब यहाँ पे मेजी की दोबारा से पुनर्स्थापना हो रही है तो इनके शासन में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं वो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना को समझते हैं। देखिए 1867 और 68 में मेजी वंश जो था इसके नेतृत्व में तोकुगावा जो वंश था इसका शासन समाप्त किया गया, यानी इस वंश का शासन समाप्त करके इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, ठीक है। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था उस समय में, साथ ही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो कूटनीतिक संबंध थे उसकी भी मांग की जा रही थी, क्योंकि भाई लोगों के बीच में असंतोष है, ठीक है। लोग डिमांड कर रहे हैं व्यापार के लिए, एक अच्छी कूटनीति के लिए, तो इसका फायदा मेजियों को मिला। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार के से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा था, यानी अपना एक व्यक्ति भेजा था जापानी सरकार के पास। उसमें मांग क्या थी? जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। अब क्या होता है कि अमेरिका के साथ जापान के राजनीतिक संबंध तो बन गए, अब इनका व्यापार भी इनसे होता है। तो जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देख रहा था, क्योंकि अमेरिका को पता था चाइना जो है उसकी जनसंख्या भी बहुत है, क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे क्या है, अच्छा मार्केट है, वहाँ पे लाभ कमाया जा सकता है, ऐसा अमेरिका को पता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने जो बेड़े हैं उसके लिए ईंधन लेने के लिए भी जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था और वो कौन सा देश था? हॉलैंड। अब देखिए पश्चिमी देशों में अगर हम देखें तो जापान का जो व्यापार है वो केवल और केवल हॉलैंड से है। अब धीरे धीरे अमेरिका से भी उसने हस्ताक्षर करे हैं, यानी कि उससे भी व्यापार करेगा। तो इस तरीके से जापान का जो व्यापार था वो पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया, क्योंकि शोगुन, अभी हमने पढ़ा था ना कि शोगुन थे, वो शासन चलाते थे, वो सम्राट के नाम से शासन चलाते थे, उनके नीचे दैम्यो होते थे, उनके नीचे समुराई, वो जो योद्धा वर्ग होता है वो होता था। शोगुन जो था, हमने क्या पढ़ा था कि वो जो महत्वपूर्ण जो शहर है उस पर अपना नियंत्रण रखते थे, जो महत्वपूर्ण खदान है उस पर नियंत्रण रखते थे। तो अब इन्होंने क्या करा? शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से ही हटा दिया
और सम्राट जो मेजी है उसको एदो ले आया। एदो क्या थी, उनकी राजधानी थी, ठीक है। तो एदो को राजधानी बना दिया गया था यहाँ पे। इसका नामकरण हुआ, इसका नया नामकरण कर दिया, एदो का नाम इन्होंने बदला और अब कर दिया टोक्यो। मैं आपको बता रहा था ना शुरू में ही कि क्योटो और टोक्यो, इन दो नामों को हम बार बार पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। एदो राजधानी थी, इसका नया नाम क्या रखा गया, टोक्यो, जिसका मतलब क्या था, पूर्वी राजधानी। टोक्यो वर्ड का मतलब पूर्वी राजधानी है, ठीक है। अब देखो, अधिकारी गण, जो अधिकारी होते थे और जो लोग थे वो जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश जो है वो भारत और अन्य जगह पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं, क्योंकि भारत को गुलाम बना लिया था। किसने गुलाम बना लिया था, ब्रिटेन ने, ठीक है। ये औद्योगिक देश जो थे, ये उपनिवेशिक यूरोपीय देश जो थे, ये भारत जैसे देश या अन्य देशों को भी गुलाम बना रहे थे। तो ब्रितानियों के हाथों चीन की हार की खबरें भी फैल रही थी, क्योंकि आपको मैं आगे बताऊंगा कि ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध हुआ था, पहला अफीम युद्ध। क्यों हुआ था उसका पूरा मैं वहाँ आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये खबरें भी फैल रही थी। तो जापान समझ रहा था कि जो यूरोपीय देश हैं इनका वर्चस्व तो है दुनिया पे, भारत को भी गुलाम बना लिया, चीन को भी युद्ध में हरा रहे हैं ये, ठीक है, और दुनिया में इनका वर्चस्व है। तो जापानी जो थे वो इस चीज़ को समझ रहे थे। तो इन सब के चलते उन, ठीक है, लोगों को एक असली डर बना रहा कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। तो जापान के जो लोग थे ना वो डरते थे, वो ये सोच के डरते थे कहीं ऐसा ना हो जाए भारत की तरह या हमें भी अपना उपनिवेश बना लें। हालांकि जापान मजबूत था, ये नहीं कि जापान इतना कमज़ोर था, लेकिन क्या था, यूरोपीय देश जो थे वो बहुत सारे देश थे। अगर वो सारे देश मिल जाए और जापान को नुकसान पहुँचाए तो फिर ऐसे में तो जापान हार ही जाएगा। तो जापान को डर लगता था। बहुत से विद्वान और नेता जो थे वो यूरोप से नए विचारों को सीखना चाहते थे, क्योंकि यूरोप जो था वो दुनिया भर में अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, ठीक है। यूरोप जो था वो अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता था। यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता था, तो और अपने नए नए विचारों के लिए जाना जाता था। यहाँ पे उदारीकरण और ये लिबरल वाली व्यवस्था, ये विचार थे। तो बहुत से विद्वान जो थे वो विद्वान जो नेता थे वो यूरोप के नए विचारों को सीखना चाहते थे, ठीक है। कुछ अन्य लोग जो थे वो चाहते थे कि वो यूरोपीय लोगों को गैर मानते थे और वो अपने से दूर रखना चाहते थे। देखिए, जापान में दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि यूरोपीय गैर हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, वो हमें अपना गुलाम बना सकते हैं, उपनिवेश बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जापान में जो ये चाहते हैं कि हमको यूरोप से हमें क्या नए नए जो विचार हैं वो सीखने चाहिए, ठीक है। तो कुछ उसके सपोर्टर भी हैं तो कुछ उसके मतलब उसके विपक्षी भी हैं। हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो जापानीज लोग थे वो चाहते थे कि भाई यूरोप की नई तकनीकों को अपनाएं। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि आज अभी हमने हॉलैंड से जो व्यापार शुरू कर रखा है, हमने अमेरिका से व्यापार शुरू कर दिया, तो हमें धीरे धीरे दुनिया के लिए अपने रास्ते खोलने चाहिए, एकदम से हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा जापान के लोग सोचते हैं। सरकार ने फुकोंकू क्योड, अब देखिए नाम थोड़े से आपको याद रखने में दिक्कत आएगी, फुकोंकू क्योड के नारे के साथ नई नीति का ऐलान कर दिया। फुकोंक्यू कोड का मतलब है समृद्ध देश और मजबूत सेना। उन्होंने ये समझ लिया था कि उन्हें अगर अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी। अगर अपने देश का विकास करना है तो हमें एक मजबूत सेना भी चाहिए होगी, ठीक है। अन्यथा उन्हें भारत की तरह क्या होगा, पराधीनता का सामना करना पड़ेगा। यानी कि देखो, अर्थव्यवस्था का विकास होगा जिससे इनके पास पैसा आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन मजबूत सेना भी होनी चाहिए। मान लो कोई यूरोपीय देश इन पर कब्जा कर ले तो उसको बचाने के लिए मजबूत सेना होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों पर फोकस कर रहे थे, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था का विकास भी करेंगे और सेना को भी मजबूत करेंगे, वरना भारत की तरह हम गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। इस कार्य के लिए इन्होंने जनता के बीच में राष्ट्रवाद की भावना, कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो भावना है उसका निर्माण किया। प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई कि उनको नागरिक बनाना, उनको अधिकार देना, ठीक है, ये इनको महसूस हुआ। इसके साथ ही नई सरकार ने, जो मेजी व्यवस्था है इसमें देखिए, नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। सम्राट व्यवस्था क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, सम्राट व्यवस्था जो है इसमें क्या होता था, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सम्राट होगा, यानी एक शासक होगा, राजा होगा, ठीक है, राजा होगा, प्लस नौकरशाही होगी। नौकरशाही कौन होते हैं, राजा के अधिकारी, कर्मचारी, ठीक है, जो राजा के लिए काम करे वो होंगे, और प्लस कौन होंगे इसमें, सेना, यानी कि इसमें सेना भी होगी, ठीक है। तो नौकरशाही, राजा और सेना ये मिलकर जब शासन चलाते हैं तो इसको बोलते हैं सम्राट व्यवस्था। सबसे ऊपर इसमें राजा ही होता है। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना जाता था, सूर्य देव का, ठीक है, लेकिन साथ ही सूर्य देवी का वंशज माना जाता है, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। और सम्राट का जन्मदिन जो था वो राष्ट्रीय छुट्टी के दिन बन गया था। जिस दिन सम्राट का जन्मदिन होता था जापान में राष्ट्रीय छुट्टी होती थी।
और वो पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी करने लगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है जो आप समझ रहे होंगे शायद। देखिए, जापान जो है, एक तरफ जापान डर भी रहा है। क्या डर है? कहीं पश्चिमी देश उसको अपना उपनिवेश ना बना ले, अपनी सेना को मजबूत भी कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ जापान ये पश्चिमी देशों से, यूरोपीय देशों से सीख भी रहा है, क्योंकि वो उनके पश्चिमी अंदाज, उनकी संस्कृति को अपना रहा है। ठीक है, वो सैनिक जैसे वो कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं अपनी संस्थाओं को उनकी संस्थाओं की तरह आधुनिक बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी यूरोप से प्रभावित हो रहे हैं, यूरोप से सीख भी रहे हैं। 1890 की शिक्षा संबंधी जो राजा की आज्ञा थी, उसने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक में यहाँ पे नई जो स्कूलिंग थी, जो नई विद्यालय व्यवस्था थी, वो उसका निर्माण शुरू करा। ये क्या करते थे जापान में? लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि अब सभी को स्कूल जाना कंपलसरी है। और 1910 तक तकरीबन ऐसी यहाँ पे स्थिति आ गई थी कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं था, यानी कि लगभग सभी स्कूल जाने लगे थे। ठीक है, पढ़ाई की फीस जो थी वो बहुत ही कम होती थी। जो इनका करिकुलम था, जो इनका सिलेबस हुआ करता था, वो पश्चिमी नमूनों पे आधारित था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बिल्कुल, कि इन्होंने जो अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम रखा ना, जो सिलेबस रखा, वो बिल्कुल वैसा ही रखा जैसे पश्चिमी देशों में होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये यूरोपियन जो कंट्री है उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और 1870 के दशक तक आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ इन्होंने बोला आधुनिक विचारों पे हमें जोर तो देना है, उसके साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा, यानी अपनी सरकार, अपने देश के प्रति निष्ठा भी रखनी है। और जापानी इतिहास के अध्ययन पे भी बल दिया कि अपना इतिहास भी पढ़ना जरूरी है। ऐसा ना हो कि केवल हम अंग्रेजों का ही पढ़ते रहें और अपना इतिहास ही भूल जाएं। तो अपना इतिहास भी जरूरी है, आधुनिक होना भी जरूरी है। देखो, समझदारी का काम करा, बिल्कुल आधुनिक होना भी जरूरी है ताकि पिछड़े ना कहलाएं, और अपने इतिहास को भी नहीं भूलना है। ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम भी रखना है, अपनी सरकार, अपने शासन के प्रति डेडिकेशन भी रखनी है। सब चाहते थे ये। किताबों में माता पिता के प्रति आदर, कि माता जो पिता हैं उनका सम्मान किया जाए, देश के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार जो थी, इसने पुराने गांव जो थे और जो पुरानी क्षेत्रीय सीमा थी उसको बदलकर नया प्रशासनिक तरीका अपनाया। ठीक है, एक ढांचा बना दिया, यानी जो पुराने गांव की सीमा थी उसमें बदलाव करा। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, क्योंकि भाई देखिए, कहीं भी अगर प्रशासन चलाना है ना तो टैक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो कभी भी शासन नहीं चल पाएगा। तो भाई टैक्स जरूरी था, जिससे इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रख सकें, क्योंकि भाई इनको स्कूल चलाने हैं, स्वास्थ्य सेवा रखनी है, लोगों का भला करना है, कल्याण करना है, तो टैक्स जरूरी है। तो 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए इन्होंने ये भी रूल बना रखा था। देखिए, ये रूल बहुत अच्छा है जापान में, ऐसा वहाँ पर भी होता है, इसराइल में भी होता है। इनका रूल ये था कि 20 साल से अधिक उम्र के जो युवा हैं जापान में, उनको कुछ समय के लिए सेना में काम करना जरूरी था। इससे क्या होता है, देखिए, अपनी वो आत्मरक्षा के गुण सीखेंगे बच्चे, देश की सेना के प्रति सम्मान की भावना जगेगी और राष्ट्र प्रेम जगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये इन्होंने करा। ठीक है, एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया इन्होंने, कानून व्यवस्था बनाई और राजनीतिक गुटों का गठन देख सकें, इसलिए बनाई थी इन्होंने कानून व्यवस्था, ताकि राजनीतिक जो गुट है उसका गठन देख सकें, उनकी जो मीटिंग है उसको बुलाएं, उस पर नियंत्रण रखें। ठीक है, और सेंसर, जहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाने की जहाँ जरूरत है वहाँ पे सेंसर यानी कि प्रतिबंध भी लगाए जा सके। और इन उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया था। सम्राट था, उसके अंडर में ही सेना और नौकरशाही थी, तो कई बार क्या होता था, विरोध भी हो जाता था। यानी कि संविधान, देखिए यहाँ पे संविधान तो बन चुका था, संविधान बनने के बावजूद भी ये दो गुट जो थे सरकारी नियंत्रण में थे। संविधान में क्या होता है, संविधान जब बन जाता है तो संविधान के अनुसार चलते हैं, लेकिन यहाँ पे राजा वाला सिस्टम था। संविधान बन गया था, उसके बाद भी राजा के अंडर में ही नौकरशाही और सम्राट हुआ करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, इसका विरोध भी होता था, क्योंकि एक तरह से देखिए सेना का शासन ही मान लीजिए, अब जापान में राजा और सेना का ही शासन है, वैसा हमारे भारत जैसा लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उस समय तक की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आदेशों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए, और सेना ने इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला। ठीक है, और इस वजह से चीन और रूस के साथ इनकी जंग भी हुई थी, और जापान जो था उसने उस समय में इतना ताकतवर था कि चाइना को भी हरा दिया था और रूस को भी हरा दिया था। ठीक है, जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला। ठीक है, यानी आर्थिक विकास कर रहा है जापान, सबको सही है, लेकिन वो लोकतंत्र को नहीं बढ़ने दे रहा है अपने देश में। शासन जो है वो सम्राट और सेना के हाथ में ही है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कमी थी।
अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण। देखिए, मेजी सुधारों में महत्वपूर्ण हिस्सा जो था वो था अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया। कृषि पर इन्होंने टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जापान में जो पहली रेल थी वो भी इस समय में यहाँ पे इन्होंने बिछाई रेल लाइन। वस्त्र उद्योग के लिए इन्होंने मशीन जो थी वो यूरोप से आयात करी, क्योंकि यूरोप में मशीनों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोप बहुत आगे था, इसलिए उन्होंने अच्छी अच्छी मशीनें वहाँ से मंगाई। मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने बाहर के कारीगर बुलाए, यानी विदेश के कारीगर बुलाए, और साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी भेजा कि आप हमारे बच्चों को भी सिखाओ। ठीक है, जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उन्होंने विदेश भी भेजा ताकि वो बाहर के नए विचारों को भी सीख के आए। और 1872 में इन्होंने जो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम है ये भी शुरू करा। और मित्सुबिशी और सुमितोमो, ये क्या है, जापान की कंपनी है, इन कंपनियों को इन्होंने सब्सिडी दी, यानी छूट दे दी। इससे क्या हुआ, जब इनको टैक्स में छूट मिली तो इनको फायदा हुआ, और ये यहाँ के मेन जहाज निर्माता बन गए। ये कंपनियां क्या बनाती है, जहाज बनाती है। अब जब जहाज बनाने लगी, अपने देश में ही जहाज बन रहा है, तो इससे फिर इनका व्यापार जो है अब अपने ही जहाज़ों से होने लगा, यानी अपने जहाज़ों का ही यूज़ करके व्यापार करते थे, जापानी जहाज़ों को। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे ये सुधार कर रहे हैं ये समझिए। अब बात करते हैं जापान में औद्योगिक मजदूर। देखिए, अगर हम औद्योगिक मजदूरों की संख्या की बात करें तो 1870 की बात करें तो 2 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख हो गई थी। ठीक है, यानी आप सोचो कितना ज़्यादा, 20 गुना बढ़ चुके हैं यहाँ पे। अधिकतर मजदूर जो थे वो ऐसी जगह पे काम करते थे जहाँ पे 5 से कम लोग काम कर रहे हैं, यानी एक ऐसा उद्योग है छोटा सा जो भी है, उसमें 5 से कम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो है ये बिना बिजली वाले उद्योग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आधुनिक कारखाने बनाए जाने लगे, वहाँ पे काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करने वाली थी वो महिलाएं थी। 1900 के बाद कारखाने जो है उसमें पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, और 1930 तक अगर देखें तो पुरुषों की संख्या जो थी वो महिलाओं से ज़्यादा हो गई। पहले क्या होता था, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा होती थी, लेकिन अब पुरुषों की संख्या कारखानों में महिलाओं से ज़्यादा हो गई। जब कारखानों में काम चलता था तो वहाँ पे पुरुष ज़्यादा होते थे। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। ऐसे भी कारखाने थे जहाँ पे 100+ यानी 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। 1920 में 2000 से ज़्यादा मजदूर काम करने लगे। 1930 में 4000 से ज़्यादा मजदूर काम करने लगे। इसका मतलब समझ रहे हो, मजदूर बढ़ रहे हैं, तो मजदूर बढ़ने का मतलब है कारखाने भी बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, और उद्योग तेजी से यहाँ पे विकास हो रहा था, और तेजी से विकास होने के कारण लकड़ी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन थे उसकी मांग बढ़ रही थी। अब लकड़ी की मांग बढ़ेगी तो कहाँ से लकड़ी आएगी, पेड़ों को काटा जाएगा, और पेड़ों को काटा जाएगा तो क्या होगा, पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। तो धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान होने लगा। 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ यहाँ पे पहला आंदोलन भी चला। तो ये तो थी इनके औद्योगिक मजदूर की बात। अब बात करते हैं आक्रामक राष्ट्रवाद। देखिए, मेजी संविधान जो था, मेजी संविधान, इसमें सीमित मताधिकार पे आधारित था, क्योंकि मेजी जो शासन था ये मेनली शासन जो था ये सम्राट का शासन था। ठीक है, मेनली ये सम्राट और सेना और ब्यूरोक्रेसी यानी इनकी जो नौकरशाही है मिल के शासन करती थी। तो यहाँ पे ज़्यादा वोट वगैरह का अधिकार नहीं था, बहुत लिमिटेड अधिकार मिला हुआ था। और उसे डाइट बनाई, ठीक है, उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित है। डाइट का मतलब यहाँ पे इनकी जो संसद है ना, इनकी संसद को यहाँ डाइट बोला जा रहा है। ठीक है, इन्होंने संसद तो बना दी लेकिन उसके अधिकार जो हैं वो कम दे रखे हैं, ज़्यादा अधिकार नहीं दे रखे। 1918 से 1931 के दरमियान अगर हम बात करें तो जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्री परिषद बनाई, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्रियों ने। धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुला दिया और राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद के हाथों में अपनी सत्ता खो दी। सम्राट जो था वो सैन्य बलों का कमांडर होता था। मैंने आपको बताया था ना, सेना जो है वो सम्राट के अंडर ही रहती है। 1890 में ऐसा माना जाने लगा था कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल जो सेना में जो जनरल है, जो सेना में काम करने वाले जनरल हैं या जो एडमिरल है, जो सेना के जो बड़े पद होते हैं उस पर काम करने वाले व्यक्ति, उन्हीं को मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सेना के हाथ में ही शासन रखना चाह रहे थे। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से हुए कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पे निर्भर था। हाँ, यहाँ पे लोग ये भी डरते थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पे निर्भर है, अगर पश्चिमी देश चाहें तो वो जापान को भी अपना उपनिवेश बना सकते हैं, इसलिए ये डरते थे। इसीलिए ये अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहते थे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत की तरह इनका हाल हो, ये गुलाम बन जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिस्टम था। अब बात करेंगे पश्चिमीकरण और परंपरा। तो देखिए, जापान, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जापान के जो
लोग थे वो चाहते थे पश्चिमी होना, यानी आधुनिक होना, पश्चिमी देशों की तरह होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या परंपरा थी और पश्चिमीकरण का क्या महत्व है इसको समझते हैं। तो देखिए, जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी जो बुद्धिजीवी हैं, यानी जो इनके इंटेलेक्चुअल है, जो इनके पढ़े लिखे एक्सपर्ट समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी इनकी पीढ़ियों में देखें तो अलग अलग विचार हैं। कुछ कुछ कहते हैं, कुछ दूसरा कहते हैं। तो समझते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जापान में जो कहते थे कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाई पर हैं। ठीक है, और जहाँ पे जापान पहुंचने की आकांक्षा लगता है, यानी कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश जो हैं वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं और हमें भी उनके जैसा ही बनना है, ऐसा जापान के लोग समझते थे। एक तरफ ये लोग थे। फिर फुकुजावा युकिची, ये नाम है। ठीक है, नाम याद रखना थोड़ा, ये अगर याद रहे तो। फुकुजावा युकिची का कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना है। इसका मतलब समझ रहे हो, एक मुहावरे की तरह काम कर रहा है ये। यानी अपने अंदर जो एशिया वाले गुण है ना वो निकाल फेंकना है, अपने आप को आधुनिक बनाना है, तो यूरोपियन देशों जैसा होना पड़ेगा। यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ने पड़ेंगे और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे पश्चिमी देश हैं वैसा ही हमको बनना पड़ेगा। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए। कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब अभी तक हमने क्या समझा कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देश बहुत ऊपर पहुंच गए, हमें भी उनके पास पहुंचना है। ठीक है, हमें अपने अंदर से एशिया को निकाल के फेंकना है और हमें यूरोप जैसा बनना है, ये कहा जा रहा है। लेकिन यहीं पे एक पीढ़ी ऐसी भी है जो ये कह रही है कि पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए कि पूरी तरीके से पश्चिम मत बनो। ये नहीं हो कि तुम बिल्कुल उनको कॉपी करने लग जाओ, जैसा वो हैं वैसा ही हो, बल्कि अपना राष्ट्रीय गर्व, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, उस पे भी हमारा मतलब जो हमारे देसी मूल्य हैं उस पर निर्मित रहना चाहिए। यानी आधुनिक होना चाहिए, पर 100% आधुनिकता के चक्कर में अपने जो मूल्य हैं उसको ना भूल जाओ, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे, क्योंकि ये जो उदारवाद, जो लिबरल वाला सिस्टम है ना पश्चिम का, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित थे। इसका मतलब क्या था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए, लोग समझदार हैं। ठीक है, मनुष्य समझदार होता है, उसको जो करना है करने दो, उसको आज़ादी दो। ये जो विचारधारा है ना उदारवाद वाली, इससे बहुत आकर्षित थे लोग। वो चाहते थे कि जापान जो है वो भी अपना आधार जो है वो सेना की बजाय लोकतंत्र पे बनाए, क्योंकि आपको पता है कि जापान में जो शासन था वो किसका था, सम्राट का शासन था। कैसा शासन था, एक तरह से वो सैनिक वाला शासन था। तो ये लोग चाहते थे कि हम भी लिबरल बनेंगे और अब सेना वाला जो सिस्टम है इसको खत्म करके लोकतंत्र वाले सिस्टम को अपनाएंगे, जैसा पश्चिमी देशों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जो जनवादी थे, जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता थे उएक्यू एमोरी। ठीक है, ये नाम याद रखो, उएक्यू एमोरी। इन्होंने क्या करा, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे, उदारवादी शिक्षा को बेहतर मानते थे और ये चाहते थे कि इससे ये यहाँ पे अप्लाई किया जाए ताकि हर व्यक्ति विकसित हो सके। और कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं को मताधिकार की भी सिफारिश कर दी, क्योंकि जापान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये कहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो इसके लिए दबाव बनाया गया सरकार पे। ठीक है, तो बाद में जापान ने इस चीज़ को लागू कर दिया था, जापान ने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद। अब बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी, इनकी जो डेली लाइफ थी वो कैसी थी। तो जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरण, जो जापान जो था वो यूरोप के जितना आधुनिक नहीं था, तो धीरे धीरे जापान जो था वो यूरोप की तरह आधुनिक होना चाहता था। तो आधुनिक समाज में जब जापान का रूपांतरण हो रहा था, यानी बदलाव हो रहा था, तो इनकी जो रोजाना की जो जिंदगी थी, जो डेली लाइफ थी, उसमें बदलाव आए। जाहिर सी बात है बदलाव आएंगे। अब हम भी देखो, हम भारतीय हैं, हमारे अंदर भी कितने बदलाव आए। पहले हमारे जो पहनावा था वो क्या होता था, धोती कुर्ता वगैरह पहना जाता था गाँव में। ठीक है, और गाँव वाली ज़िंदगी थी। जब शहरीकरण हुआ, जब यूरोप से प्रभावित हुए, तो अब पहनावा देखो। अब आप देखो आज के समय में और आज से 100 साल पहले में पहनावा कैसे बदला, खान पान कैसे बदला, लाइफस्टाइल कैसे बदला, सब कुछ बदल गया। ऐसे ही जापान में भी यूरोप से प्रभावित हो रहे थे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बदलाव देखे गए। अब क्या था, यहाँ पे पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। पहले क्या होता था, जापान में ये सिस्टम होता था, पैतृक परिवार होता था, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम होता था, और यहाँ पे जो जो परिवार का मुखिया होता था उसका नियंत्रण रहता था सब पे। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने यूरोप को देखा, यूरोप में ये सिस्टम तो नहीं होता, वहाँ पे तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी कि एक जिसमें पति पत्नी होंगे। ठीक है, पति होगा, पत्नी होंगे और उसके बच्चे होंगे, इस तरीके की फैमिली होती थी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ये सीख रहे थे, नए नए विचार सीख रहे थे। अब नया घर का कॉन्सेप्ट आने लगा, नया घर जिसको ये होमो कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है,
इसका संबंध मूल परिवार से था। मूल परिवार का मतलब यही बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे पति रहता हो, पत्नी रहते हो और साथ में मिलकर कमाते हो और उनके बच्चे रहते हो। तो इस तरीके की चीज़ें भी जापान में पसंद की जाने लगी थी। पारिवारिक जीवन को इस नई समझ ने एक तरह से देखें तो नए नए घरेलू उत्पाद, अब देखो पहले क्या होता है, हमारे जो आज के समय में देखोगे हमने बहुत सारे घरेलू चीज़ों में ऐसी चीज़ें अपना ली है जो हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में हमारे समाज में होती ही नहीं थी। तो अब जापान ने भी क्या करा, नए नए घरेलू उत्पाद अपनाने शुरू करे, नए किस्म के पारिवारिक सिस्टम लागू हो गया, मनोरंजन या नए प्रकार की जो डिमांड थी यहाँ पे पैदा होने लगी, क्योंकि यही यूरोप से प्रभावित थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधुनिकता पर विजय। बात था उसको बढ़ावा मिलता है 1930-40 में। क्यों मिलता है? क्योंकि इस समय में क्या होता है कि जापान ने चाइना और एशिया में अपना जो उपनिवेश था उसको बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ दी। ठीक है, अब जापान जो अपना उपनिवेश बढ़ाता है, अगर कहीं और बढ़ाना चाहता है, तो उसमें भी जापान में दो तरह के मतभेद हो जाते हैं। जापान के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो, कुछ लोग हैं जो इसको नहीं भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला करा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जापान ने क्या करा था, अमेरिका का जो पर्ल हार्बर था इस पे आक्रमण कर दिया था, हमला कर दिया था। तो इसी में क्या होता है, अमेरिका वैसे भी उससे नाराज़ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए थे, सभी कह रहे थे, दुनिया कह रही थी कि जापान पे परमाणु बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने गिराया था। तो इस दौर में असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए, क्योंकि जो भी असहमति दिखाते थे उसको मारा पीटा जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, जापान की बात है। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध समर्थन करती थी, इनमें महिलाओं के संगठन थे। तो 1943 में क्या होता है, एक संगोष्ठी होती है जिसमें आधुनिकता पर विजय इस पे बात होती है। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा होती है, यानी कि आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान चाहता था कि वो आधुनिक रहे, आधुनिक हो जाए, लेकिन पश्चिम पे कैसे विजय पाए ये समस्या थी। पश्चिम के जो यूरोपीय देश थे ये इनके लिए हमेशा से एक समस्या थी, और ये लोग डरते भी थे कहीं ऐसा ना हो यूरोपीय देश कहीं ना कहीं इनको अपना उपनिवेश बना लें। तो ऐसे में जो दर्शन शास्त्री हैं यहाँ के, जिनका नाम है निशितानी केजी, इन्होंने क्या कहा है ये समझते हैं। ठीक है, इन्होंने आधुनिकता को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता को परिभाषित किया है। एक तो है पहले नंबर पे पुनर्जागरण, दूसरा है प्रोटेस्टेंट सुधार और तीसरा है प्राकृतिक विज्ञान। प्रोटेस्टेंट सुधार वगैरह के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी कहीं ना कहीं पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जापान की जो नैतिक ऊर्जा है उसने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया, यानी जो जापान के अंदर जो उसके मूल्य हैं, जो उसके लोगों का देश के प्रति प्रेम है, उसने कहीं ना कहीं जापान को बचा रखा है उपनिवेश बनने से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है हमारा हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। देखिए, जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिश जो थी वो संयुक्त बलों के हाथों में हार कर खत्म होगी, क्योंकि जापान चाहता था कि वो भी दुनिया के कई सारे देशों को गुलाम बनाता रहे, लेकिन संयुक्त बल कौन से, इसमें अंग्रेज भी शामिल है, अमेरिका शामिल है। ठीक है, इन सब ने मिलकर जापान को क्या करा, हरा दिया था। और ये तर्क दिया था इन्होंने, रीज़न क्या दिया था, अमेरिका ने क्या लॉजिक बताया था उसके पीछे, वो कह रहा था कि हम युद्ध को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमने हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिए। ये बहुत गलत था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिए थे, और ये बोल के गिराए थे कि हम युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए कराए, जो कि गलत था। अन्य लोगों का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पे जो नुकसान हुआ है, ठीक है, विध्वंस हुआ है, जो दुख दर्द का तांडव हुआ है, वो पूरी तरीके से अनावश्यक था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया। ठीक है, जब अमेरिका कहीं ना कहीं ताकतवर हो गया, उसने ऐसा कर दिया, तो जापान में जो सैन्य वाला सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया, उसका विसैन्यीकरण कर दिया, और जापान में एक संविधान लागू हुआ। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो इसमें एक आर्टिकल 9 रखा गया। आर्टिकल 9 में सीधा सीधा जापान ने ये कसम खा ली भाई कि अब हम युद्ध वाली नीति को छोड़ेंगे, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि युद्ध ना करने वाली नीति को इन्होंने अपनाया, और राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इन्होंने युद्ध को वर्जित ही कर दिया। इसके बाद इन्होंने ध्यान दिया अपना विकास पे। तो इसीलिए आपको बताया था कि 1945 में जापान को इतना नुकसान हुआ था, लेकिन 1970 के आसपास जापान वापस से तेज़ी से उभरना शुरू हो गया था, क्योंकि इतने कम समय में इसने अपनी जो पॉलिसी थी, जो नीतियाँ थी, उसको बदल लिया था।
अब ये कृषि सुधार, व्यापारिक संगठन का पुनर्गठन, जापानी अर्थव्यवस्था में जो बड़ी कंपनियां उसके एकाधिकार जो है उस पे काम करने लगी हैं, और राजनीतिक पार्टी जो यहाँ पे जो थी उसको पुनर्जीवित किया गया। जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए, और इस बार पहली बार इन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, जबकि ये डिमांड बहुत पहले हो चुकी है। मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि पहले से यहाँ पे डिमांड की गई थी कि जापान में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, लेकिन उन्होंने अब जाके उसको माना। और अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से पुनर्निर्माण हुआ। इसको एक चमत्कार ही माना जा सकता है कि मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे मतलब परमाणु बम, दुनिया में एकमात्र देश है जिसने परमाणु बम का हमला झेला हुआ है, और किसी देश ने नहीं झेला। इतना नुकसान हुआ था जापान में, तबाही मच गई थी, ठीक है। उसके बाद भी इतने कम समय में उसने जो प्रगति करी है ना, वो एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। और सरकार, नौकरशाही और उद्योग, इनके बीच में जो एक करीबी रिश्ता कायम हुआ है, इसके ये भी एक कारण है, क्योंकि सरकार और नौकरशाही और उद्योग, इन्होंने आपस में जो मिलकर जो कार्य किया है ना, वो सराहनीय है कि जापान इतना आगे पहुंच गया। आगे देखते हैं। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, उसका प्रतीक बनकर सामने आए। क्योंकि देखिए 1964 में यहाँ पे क्या करा दिए गए, जो ओलंपिक खेल कराए गए, तो आप समझ सकते हो कि जापान की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ है। इस तरह फिर इन्होंने क्या करा, तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन जो है उसका जाल बिछाना 1964 में शुरू कर दिया। और इनकी रफ्तार पहले 200 मील प्रति घंटे होती थी, बाद में 300 मील प्रति घंटे। मील और किलोमीटर में अंतर होता है, देखिए मील जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि काफ़ी मतलब तेज रफ्तार में चलने वाली बुलेट ट्रेन इन्होंने चलाई। यहाँ पे भी जापानियों की जो क्षय क्षमता है वो पता लगता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी प्रौद्योगिकी के मामले में ये कितने बेहतर हैं। कम कीमत में इन्होंने मतलब चीज़ें बनाई और दुनिया भर के बाज़ारों में उसको बेच भी दिया। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ, और बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य के, पर्यावरण पे भी, मतलब कहीं ना स्वास्थ्य पे और पर्यावरण पे गलत प्रभाव पड़े। क्योंकि देखो जापान जो था वो उद्योग के चक्कर में बहुत विकास करा इसने, लेकिन विकास के चक्कर में अब नुकसान तो होगा ना पर्यावरण को, तो ये नुकसान भी इसने झेले हैं। अब बात करेंगे चीन की देखो, चीन की में देखें तो 3 तरह की बहस जो है इस हमें देखने को मिलेगी। चीन में 3 तरह के विचार हैं। पहला विचार ये था, अब देखो अभी हम जापान के आधुनिक की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे चाइना के आधुनिकीकरण की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के विचार थे। पहला विचार था, एक विद्वान है कॉन्ग योवेल और दूसरे लिपांत कियाचू। इनके क्या विचार हैं, ये देखिए। ये कहते हैं कि आरंभिक सुधारकों में ये है, और ये पश्चिम की चुनौती, इनका ये कहना है कि हमें अगर पश्चिम की चुनौतियों का सामना करना है ना, तो उसके लिए हमें अपने पारंपरिक विचार को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारे पारंपरिक जो विचार हैं उसी को हमें अप्लाई करना है, लेकिन तरीका बदलना है हमें, ठीक है। इनके विचार ऐसे हैं। फिर दूसरी है सन यात सेन, ये क्रांतिकारी, ठीक है, गणतांत्रिक क्रांतिकारी, जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित है। और फिर तीसरे नंबर पे है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहा है लंबे लंबे समय तक। कम्युनिस्ट यहाँ पे बहुत मजबूत है। तो कम्युनिस्ट पार्टी युगों की असमानताओं को खत्म करने और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी, ये है। तो 3 तरह के विचार आए। पहला क्या विचार था कि हमारी जो पारंपरिक विचार है उसको हम नए तरीके से पेश करें। दूसरा क्या है, जापान और पश्चिमी देशों से के विचारों से प्रभावित हैं, दूसरी तरफ ये लोग भी हैं। तीसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाहती है कि बाहर की चीज़ों को, जितने विदेशी हैं यूरोपीय वगैरह, क्योंकि यूरोपीय यहाँ पे व्यापार करते थे चाइना में आके, तो ये उन सबको खदेड़ के भगाना चाहते थे वहाँ से। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ, ठीक है, उसका पहला सामना होने की से मानी जाती है। और जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, और इसी के चलते पहला अफीम युद्ध हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। अफीम युद्ध हुआ पहला चीन के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। कब हुआ था भाई, 1839 से 1842 तक। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी एनसीईआरटी में 1942 लिखा होगा शायद, तो वो गलत है। 1942 नहीं, 1842 है, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो देखिए इसी के चलते पहला अफीम युद्ध हुआ। अब अफीम युद्ध के पीछे की कहानी क्या है, चाइना है और ब्रिटेन है, इन दोनों के बीच में ये पहला अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, CH से चाइना और BR ऐसे करके ब्रिटेन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। चाइना और ब्रिटेन, इनके बीच में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। कारण क्या था, अब देखिए चाइना जो है बड़ा ही चालाक, बहुत ही समझदार देश है। ये क्या करता था, ब्रिटेन से इसका व्यापार होता था, ठीक है। चाइना का व्यापार केवल ब्रिटेन से नहीं होता था, यूरोपियन देशों से होता था इसका व्यापार।
ठीक है। यूरोपीय देशों में किस किस से, इनका डच से भी व्यापार था, इनका पुर्तगालियों से भी व्यापार था, ठीक है, इनका अंग्रेजों से भी व्यापार था, इनका जो स्पेन वाले थे उनसे भी इनका व्यापार था, इनका यूरोप के बहुत सारे देशों से व्यापार था। इसके अलावा इनका अमेरिका से भी व्यापार था, ठीक है, इनका रसिया से भी व्यापार था। तो इस तरीके से चाइना के साथ ये व्यापार करते थे। लेकिन चाइना क्या करता था, चाइना इनको अपनी चीज़ें बेचता था, यानी चाइना क्या करता था, इनको निर्यात करता था। याद रखें, चाइना अपनी चीज़ें बेच रहा है, इनसे आयात नहीं कर रहा है, याद रखें। इसलिए चाइना चालाक है। चाइना क्या करता था, अपनी चीज़ें निर्यात करता था। क्या चीज़ें बेचता था भाई, चाइना के पास क्या था ऐसा जो खरीदा जाता था, इनकी चाय खरीदने आते थे ये लोग, ठीक है। और क्या खरीदते थे, जो चीनी मिट्टी के बर्तन है ना, ये बहुत फेमस थे, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदे जाते थे, ठीक है। और क्या खरीदा जाता था, चीन का जो रेशम था ये खरीदा जाता था। ये चीज़ें यूरोप के देश खरीदते थे। मैं आपको अफीम युद्ध पे ले जा रहा हूँ, थोड़ा समझते हुए चलना, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, इसलिए बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब होता था। अब हुआ क्या कि सब कुछ सही चल रहा था भाई, लेकिन अब यहाँ पे एक नुकसान हो रहा था यूरोप को। चाइना क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, अपनी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर दे रहा है, तो इससे चाइना को तो बहुत बेनिफिट है। लेकिन इन देशों को नुकसान ये था कि ये कुछ खरीदते तो थे नहीं थे, ये मतलब अपनी चीज़ तो बेचते नहीं थे यूरोपीय, उनकी चीज़ें खरीदते थे। तो इसके बदले में इनको चांदी और सोने से ही अदायगी करनी पड़ती थी, ठीक है, चांदी अपना सोना देना पड़ता था। तो ऐसे में यूरोप को लगा कि अगर इस तरीके से हम चांदी सोना देते रहेंगे चाइना को, और इससे चीज़ें चांदी सोने के बदले लेते रहेंगे, तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीका निकाला, यूरोप ने क्या करा, बीच में ले लिया भारत को। अब देखो, अभी तक अब बात चल रही थी चाइना और ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने भारत को ले लिया बीच में। अब भारत में क्या है, भारत में होती थी अफीम की खेती, भारत में कई जगह पे अफीम उगाया जाता था। तो इन्होंने क्या सोचा, ब्रिटेन ने, कि हम क्या करेंगे, भारत से अफीम, भारत के लोगों को, किसानों को क्योंकि भारत जो था वो गुलाम था, याद रखिए, भारत तो गुलाम था, किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो भारत से जो चाहे वो कर सकते थे ये। तो ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगाया कि भारत के साथ हम क्या करेंगे, भारत को के किसानों को लालच देंगे कि अफीम उगाओ और तुम्हें पैसा मिलेगा। तो किसान जो थे, जहाँ पे अफीम उगती थी अफीम उगा देते थे, उसके बदले में किसानों को कुछ फ़ायदा मिल जाता था, ठीक है। अब इस अफीम को ब्रिटेन क्या करता था, यहाँ से ले, क्योंकि चाइना में अफीम नहीं थी, यहाँ से होती थी खेती भारत में, तो ये यहाँ से अफीम को ले जाके चाइना को बेचने लगे। अब चाइना के लोगों ने जब अफीम के मज़े लिए, जब उनको नशा हुआ, तो उनको लत लगने लगी, ठीक है, उनको लत लगने लगी, वो बार बार अफीम लेने लगे। तो अब ऐसे में क्या है, वो इधर से भी, भारत से भी कमा रहे हैं फ़ायदा, और चाइना को बेच के भी फ़ायदा कमा रहे हैं। अब जो ये नुकसान इनको हो रहा था, अब ये वाला नुकसान होना बंद हो गया। धीरे 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 क्या हुआ, ये चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन चाइना को एक चीज़ समझ में आ गई कि इससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है वो फ़ायदा कमा रहा है और चाइना को नुकसान हो रहा है। तो चाइना के शासक जो थे, उन्होंने क्या फ़ैसला करा कि अब हम क्या करेंगे, ये बात है 1700, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 1729-30 की शायद बात है, तो इसके आसपास की बात है। इन्होंने क्या करा, चाइना ने बैन लगा दिया कि अब भाई ब्रिटेन से कोई अफीम वफीम हम ना लेने, ठीक है, हम नहीं लेंगे अफीम वगैरह। तो अब ये बैन लग गया, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी अफीम बिक रही है, ठीक है। फिर 1800 में चाइना ने दोबारा से कानून बनाए कि भाई हम तो अफीम नहीं लेंगे, लेकिन कानून बनने के बाद भी ब्रिटेन मान नहीं रहा, अफीम बेच रहा है, छुपे तौर पे बिक रही है, स्मगलिंग चल रही है, ये चलता गया। तो इससे चाइना और ब्रिटेन के बीच में विवाद हो गया, ठीक है। यही बाद में जाके कहीं ना कहीं अफीम युद्ध हुआ। और एक और घटना थी, वो घटना मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, सिलेबस से थोड़ा सा बाहर की है, अब अफीम युद्ध से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न बना, और एक समय ऐसा आया कि भाई चाइना के बहुत सारे बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था, चाइना ने सारे के सारे बंदरगाह से व्यापार बंद कर दिया। एक कंटेरा ऐसा कुछ बंदरगाह था, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उस बंदरगाह से बोला कि बस अब यहीं से व्यापार होगा केवल। तो यहाँ से व्यापार होता था और ऐसे ऐसे चल रहा था। तो यहीं पे क्या हुआ, चाइना और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हो गई, और फिर चाइना ने क्या करा, एक सख्त मतलब एक अधिकारी नियुक्त करा। उसने क्या करा, उसने कहीं ना कहीं यूरोप से ये जो स्मगलिंग चल रही थी उसको रोकने में काफ़ी मतलब सख्ती कर दी, जिसकी वजह से ब्रिटेन और चाइना के रिलेशन खराब हुए और इनके बीच में युद्ध हो गया, और इसी को कहते हैं पहला अफीम युद्ध, ठीक है। आपको पूरी स्टोरी बताइए। इसके अलावा एक और स्टोरी भी थी, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। क्या था कि चाइना के जो नाविक थे और यूरोप के जो नाविक थे, इनके बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। चाइना के एक नाविक को मार दिया यूरोप के नाविक ने। तो ऐसे में चाइना ने डिमांड करी कि जिसने मारा है उसको हमें सौंप दो, लेकिन ब्रिटेन ने उसको सौंपने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से लड़ाई जो थी और बढ़ गई, और फिर बाद में कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी था अफीम वाला, और दूसरा रीज़न ये भी था, इसकी वजह से चाइना के बीच में, इनके बीच में युद्ध हो गया, ठीक है। तो ये था।
चीन को पश्चिमी प्रभुत्व का भय था। चीन भी डरता, जैसे जापान डरता था ना, ऐसे चीन भी डरता था कि कहीं पश्चिमी प्रभुत्व की वजह से इनको नुकसान ना हो। ये भारत का उदाहरण भी सामने था, क्योंकि देखिए भारत जो था, भारत ब्रिटेन का गुलाम था, और इस चीज़ को चाइना तो समझता ही था कि भारत को इन्होंने गुलाम बना रखा है, तो इसीलिए ये भी डरते थे कहीं इनके साथ भी कुछ गलत ना हो। तो एक विचारक थे इनके, लियांग क्याओचू, इनका मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन को पश्चिम का विरोध कर पाएगा, यानी कि सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति जागरूकता लाना है, राष्ट्र प्रेम जगाना है, राष्ट्रवाद जगाना है, ठीक है। तो 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। और वो कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सही, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, ठीक है, बंगाल में, और व्यापार के बहाने धीरे धीरे इसने भारत पे कब्जा कर लिया, बंगाल को ले लिया, फिर दूसरे स्टेट को ले लिया, फिर ऐसे ऐसे करके पूरे भारत को इन्होंने अपना गुलाम बना लिया। तो इसलिए कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, भारत को बर्बाद किया है। वे भारत की भी आलोचना करते थे। भारत की आलोचना क्यों करते थे चाइनीज़? वो कहते थे क्योंकि ब्रिटेन और चाइना का जब युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन ने भारत के जो सैनिक थे, जो नौजवान सैनिक थे, उनका इस्तेमाल करा था चीन के खिलाफ, तो इसलिए भी वो नाराज़ थे। और इन सब में कईयों ने ये भी महसूस करा कि परंपरागत जो सोच है हमारी, ट्रेडिशनल सोच चली आ रही है, उसको बदलना है। चीन में कन्फ्यूशियसवाद बहुत फेमस था, इसमें ये चीन की प्रमुख विचारधारा थी। इस विचारधारा में क्या था कि जो इसको मानने वाले अनुयायी थे वो, ठीक है, उन अनुयायियों में ये बात रखी गई थी कि उनका अच्छा व्यवहार हो, उनके दायरे में उनका अच्छा व्यवहार हो, व्यवहारिक समझदारी और अच्छे सामाजिक संबंध का सिद्धांत था। और इसने चीनियों के जीवन के प्रति जो नज़रिया था उसको बदला, ठीक है, सामाजिक जो कहीं ना कहीं एक मानक जो स्टैंडर्ड होते हैं वो दिए। चीनी जो राजनीतिक सोच है और संगठन है उसको कहीं ना कहीं आधार दिया। तो चीन के लोग कन्फ्यूशियसवाद जो विचारधारा थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लोगों को नए विषय में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को चाइना ने क्या करा, जापान में, ब्रिटेन में, फ्रांस में पढ़ने के लिए भेजा कि भाई बाहर जाओ, वहाँ से पढ़ो और नए नए विचार सीख कर आओ। फिर वो बड़ी तादाद में चीन के विद्यार्थी बाहर से पढ़ के आए, जापान से, यूरोप से पढ़ के आए। वे केवल नए विचार लेकर वापस नहीं आए बल्कि एक गणतंत्र की स्थापना करने के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चीनी और जापानी भाषा जो थी उसकी लिखावट जो थी, चित्रलिपि एक ही जैसी थी, इसलिए जो चीनी जो थे उन्होंने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति, इससे रिलेटेड जो विचार था उसका अनुवाद भी करवाया, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम गणतंत्र की स्थापना से। तो देखिए कैसे बदलाव होता है यहाँ पे, इसको समझेंगे। देखिए 1911 में क्या होता है, जो मांचू साम्राज्य था इसको समाप्त कर दिया गया, यानी मांचू साम्राज्य खत्म हो गया। और जो ये नेता हैं सन यात सेन, नाम याद रखिए, सन यात सेन, इनके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई, ठीक है। इनको ही आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। जो आज में हम आधुनिक चीन देखते हैं, इसकी स्थापना कहीं ना कहीं सन यात सेन के द्वारा हुई थी और मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। सन यात सेन जो थे एक गरीब परिवार से थे। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन ली थी वो मिशनरी स्कूल, यानी जो ईसाइयों के द्वारा स्थापित स्कूल होते हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। और यहीं पे इन्होंने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहीं पे इनका सामना हुआ था लोकतंत्र और ईसाई धर्म से। आपको पता है चाइना जो है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, ठीक है। चाइना में क्या था, ये शासकों का शासन रहा है, सैनिक शासन की तरह मान लो आप उसे, ठीक है। लोकतंत्र तो नहीं था, कहीं ना कहीं वो समाजवाद, साम्यवाद को मानते थे। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर हमेशा ही चिंतित रहते थे। इनका कार्यक्रम क्या था, इनके कार्यक्रम को 3 सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। आप नाम देखिए, सन मिन चुई, ये नाम आपको अजीब लगेंगे, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में होते हैं सब। तो सन मिन चुई जो है ये इनका सिद्धांत है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इन्होंने 3 बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस करा। एक तो राष्ट्रवाद, ठीक है। सेकंड इनके कार्यक्रम एजेंडे में था वो था समाजवाद। फिर तीसरा था लोकतंत्र, जिसके बारे में इन्होंने मिशनरी स्कूल में जाना था, ठीक है। अब राष्ट्रवाद को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद को ये कहते हैं कि मांचू वंश जो था इसको हटाया, क्योंकि इन्हें विदेशी राजवंश माना जाता था, ठीक है। क्योंकि ये जो मांचू राजवंश है इसको विदेशी माना जाता था, तो इसीलिए इसको हटाकर, ठीक है, अपना शासन स्थापित किया, उसको एक गणतांत्रिक बनाया चाइना को। तो ये हो गया इनके अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद। समाजवाद क्या है, समाजवाद में क्या होता है, जो पूंजी होती है ना उसका नियमन करके, यानी उसको कहीं ना कहीं भू स्वामित्व में बराबरी में लाना है, ठीक है। यानी कि जो पैसा होगा, ठीक है, जो पूंजी होगी उस पर कहीं ना कहीं राज्य का अधिकार होगा,
राज्य ही उसको देखेगा, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है। समाजवाद में यही होता है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में ये आधुनिक विज्ञान और चीन का विकास इस तरह की चीज़ें देखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लोकतंत्र अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं चाइना का विकास हो सकेगा। तो ये इनके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे। चीन में क्या था, विदेशियों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, गरीबी खत्म करने के लिए, विवाह में बराबरी के लिए, विदेशियों को भगाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन हुए। और इसमें कुओमिंतांग जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, अब देखो आगे हम इसको कुओमिंतांग ही पढ़ेंगे, इसका मतलब है नेशनल पीपुल्स पार्टी। दूसरी पार्टी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बहुत फेमस थी, ठीक है। और तो ये 2 पार्टियां जो थी, इन्होंने प्रयास किया कि पूरे देश को एकताबद्ध किया जा सके, यानी कि पूरे चाइना को एकताबद्ध किया जा सके। इन दोनों पार्टियों ने प्रयास करा। सन यान सेन जो थे, इनके विचार जो थे वो कुओमिंतांग यानी कि जो नेशनल पीपुल्स पार्टी थी उसके राजनीतिक दर्शन का आधार बने, क्योंकि इस पार्टी ने कहीं ना कहीं इनके विचारों को अपनाया। इन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, इन 4 बड़ी ज़रूरतों को रेखांकित किया, क्योंकि देखिए ये बेसिक नीड है, हर व्यक्ति की नीड है कि भाई हर व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, ठीक है, उसको कपड़े चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको परिवहन चाहिए, बेसिक नीड है बिल्कुल, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्होंने इन ज़रूरतों को रेखांकित किया कि ये चीज़ें पूरी करनी है। सन यात सेन की मृत्यु जब हुई उसके बाद चियांग काई शेक, ठीक है, इन्होंने कुओमिंतांग के नेता बनकर ये उभरे थे। नाम याद रखिए, चियांग काई शेक। सन यात सेन के बाद महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और इन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलाइस को स्थापित किया, ठीक है, और अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। अब देखो यहाँ पे दोनों के विचारों में आपको मतभेद दिखेगा। चियांग काई शेक जो है ये कहीं ना कहीं सैनिक शासन को अपना रहे हैं, जबकि सन यात सेन जो थे ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बेहतर मानते थे, ठीक है। तो जैसे ही इनकी मृत्यु होती है उसके बाद ये आते हैं, और फिर इन्होंने कैसे बदलाव करा ये आपको बताया है यहाँ पे। इन्होंने क्या करा, जो स्थानीय नेता थे उनसे सत्ता छीन ली और साम्यवादियों को खत्म कर डाला, और कहीं ना कहीं सेना का इस्तेमाल करा इन्होंने, ठीक है। इन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण अलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत करी। कन्फ्यूशियसवाद जो है ये चाइना की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस विचारधारा की हिमायत करी, और राष्ट्र जो है इनका, देश जो है उसका सैन्यकरण करने की भी कोशिश करी, यानी कि उसको कहीं ना कहीं सैनिक शासन के रूप में ले जाने का इन्होंने प्रयास किया था। इन्होंने क्या करा, महिलाओं के लिए नियम बना दिए, और कुओमिंतांग का सामाजिक आधार जो है वो शहरी इलाकों में था। शहरी इलाकों में इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा इनको पसंद किया जाता था। औद्योगिक विकास जो था वो एक तरह से धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में ही था, बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं था। शंघाई जो है चाइना का बहुत फेमस क्षेत्र है, ठीक है। शंघाई जैसे शहर जो है ये 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग यहाँ से उभर रहा था, और इसकी संख्या जो थी वो 5 लाख के करीब थी। लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही थे जो बड़े काम करते थे, बड़े काम जैसे कि जहाज निर्माण जैसी जो आधुनिक उद्योग में लगे थे। बाकी जो नॉर्मल जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी दुकानदारी वगैरह छोटे मोटे मतलब रोजगार में जुड़े हुए थे। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालय के फैलने से मदद मिली, क्योंकि जब स्कूल और विश्वविद्यालय फैलने लगे तो कहीं ना कहीं विभिन्न संस्कृतियों के बारे में ये पढ़ने लगे, विभिन्न समाज के बारे में जानने लगे। तो इसी के तहत सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुआ। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1902 में हुई थी, और इस समय पत्रकारिता जो है ये फली फूली और इस नई सोच के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षण का आईना बनी थी। और देश को एकीकृत करना, यानी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिशों के बावजूद जो कुओमिंतांग थे ये अपनी संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल रहे। देखिए इनका उद्देश्य तो था पूरे चाइना को एकीकृत करना, यानी एकता में बांधना, एकजुट करना, एक साथ लाना, लेकिन इनका जो सामाजिक आधार था वो संकीर्ण था। संकीर्ण का मतलब है छोटा। अभी हमने क्या देखा कि ये शहरों तक ही सीमित थे, हर गांव दूर दूर तक ये मतलब इनका राजनीतिक दृष्टिकोण फैला नहीं था। अब इतना ज़्यादा इनका राजनीतिक दृष्टिकोण फैला नहीं था, इस कारण ये क्या हुए, असफल हो गए। सन यात सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा जो था वो उसमें था पूंजी का नियमन, क्योंकि सन यात सेन जो थे वो राष्ट्रवाद चाहते थे, वो लोकतंत्र चाहते थे, ठीक है, वो समाजवाद चाहते थे। तो उन्होंने समाजवाद के तहत पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाने की बातें कही थी, जो कि उनके रहते तो अमल में नहीं आ पाया था, ठीक है। वो चाहते थे ऐसा हो लेकिन नहीं हो पाया था, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता जो थी उसको अनदेखी की थी। इसने लोगों की जो समस्या थी उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो फौजी व्यवस्था है वो थोपने का प्रयास करा, यानी कि लोगों की जो बेसिक नीड थी उसको नहीं देखा, बल्कि फौजी कहीं ना कहीं सैनिक शासन जनता पे थोपने का प्रयास करा। अब बात करते हैं चीनी साम्यवादी दल का उदय।
तो देखिए 1937 में जब जापानियों ने चीन पे हमला किया, उस समय में जापान काफ़ी मजबूत होता था, ठीक है, ध्यान रखिए, और अभी भी जापान मजबूत है। लेकिन 1945 में जाके जापान थोड़ा कमज़ोर हो गया था। तो देखिए 1937 में जब जापानियों ने चीन पे आक्रमण किया था तो कुओमिंतांग पीछे हट गई थी। ये जो पार्टी थी, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी थी, ये पीछे हट गया, और इसे लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया। फिर क्या होता है, 1945 से 1949 के दरमियान कीमतें जो थी, महंगाई जो थी, वो 30% कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई थी, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वस्तुओं की कीमतें जो थी वो 30% बढ़ गई। अब ऐसे में जब 30% अगर चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे तो जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी, क्योंकि भाई उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ग्रामीण चीन में दो संकट आए। एक तो था पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि बंजर ज़मीन बहुत हो गई थी, जंगलों का नाश हो गया था, बाढ़ वगैरह आने लगी थी, तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड नुकसान थे, ग्रामीण चीन को नुकसान हो रहा था। दूसरा क्या था कि सामाजिक आर्थिक, जो विनाशकारी जमीन प्रथा थी, इनकी जमीन प्रथा बेकार थी, उसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। लोन की वजह से इनको नुकसान हुआ। जो इनकी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो निम्न स्तरीय संचार का कारण थी, ये भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इनको आर्थिक रूप से देखें तो नुकसान हुआ। ठीक है, तो इनको पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक दोनों रूप से चाइना को नुकसान होता है। अब बात करेंगे चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना। देखिए चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना जो थी वो 1921 में हुई थी, रूसी क्रांति के कुछ समय बाद। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। जब 1917 में रूस की क्रांति होती है, उसके कुछ साल के बाद 1921 में चीन में, ठीक है, चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये दोनों घटनाएं याद रखना है। अब केमिटर्न, सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया, क्योंकि जो सोवियत संघ था ना, उसकी जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, वो साम्यवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे। और अमेरिका जो था वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो ऐसे में जो सोवियत संघ ने दुनिया में जहाँ पे भी साम्यवादी सरकारें थी उसको सपोर्ट करा, और उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ, उनकी जो सोच थी, वो क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। इनकी क्या थी? इनकी एक विचारधारा होती थी कि जो मार्क्सवादी समझ जो थी वो ये कहती थी कि क्रांति जो है वो शहरी इलाकों में मजदूर वर्ग से आएगी। अब ये मार्क्सवादी विचारधारा क्या है ये समझिए। मार्क्सवादी क्या है? कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा है। इसमें देखो मार्क्स जो है वो ये मानते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह का समाज होता है। एक तरफ होता है पूंजीपति लोग, ठीक है, जिसमें होते हैं अमीर लोग, इनकी संख्या जो होती है वो कम होती है समाज में। दूसरा, दो वर्ग होते हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा वर्ग जो होता है उसमें होते हैं गरीब लोग, जिसमें गरीब हो गए, मजदूर हो गए, किसान हो गए, ठीक है, जो मिडिल क्लास हो जाते हैं, नॉर्मल जो लोग हैं वो आ जाते हैं। इनकी संख्या होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा संख्या होने के बाद भी इनके पास पैसा जो है वो क्या है? कम है। लेकिन ये कम संख्या में होने के बाद भी इनके पास पैसा, रुतबा, और इनके पास आप ये कह लो कि सत्ता से नज़दीकी, ये सब इनके पास ज़्यादा होती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब ये लोग जो होते हैं वो इनका शोषण करते हैं, यानी अमीर लोग जो हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन गरीब आदमी, जो गरीब लोग होते हैं, जो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, वो परेशान हो जाते हैं इनके शोषण से, और वो मिलकर क्या करते हैं? क्रांति कर देते हैं इनके खिलाफ, ठीक है, आंदोलन कर देते हैं उनको, फिर इनसे वो चीज़ें छीन लेते हैं। तो इसी को इन्होंने, यही मार्क्सवादी सोच है। तो ये मार्क्सवादी समझ जो थी वो यही थी, ये यही मानते थे कि क्रांति जो है वो शहरों से आएगी, और किसके द्वारा आएगी? मजदूर वर्ग के द्वारा। मजदूर वर्ग जब परेशान हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो ये पूंजीपति वर्ग है उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये इनकी विचारधारा थी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया, और 1943 में इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, लोग शुरू में से आकर्षित हो रहे थे, लेकिन समझ गए थे कि सोवियत संघ वाला सिस्टम है और ये कहीं ना कहीं इनकी चाल है, तो इसलिए लोग फिर इसे धीरे धीरे इससे दूर होने लगे। अब बात करते हैं नए जनवाद की स्थापना, जो 1949 से 65 में है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। 1949 में क्या हुआ था? चीनी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद ये चाइना की सरकार यहाँ पे कायम हुई, और इन्होंने नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पे आधारित थी। इन्होंने कहीं ना कहीं, अभी तक चाइना में क्या था, आपने देखा कि कोई लोकतंत्र का हिमायती है तो कोई सैन्य शासन का हिमायती है। ज़्यादातर यहाँ पे सैन्य शासन, राजा का शासन ही रहा है। लेकिन 1949 की क्रांति के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने लोकतंत्र अपनाया। अब वो लोकतंत्र भी पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र पूर्ण लोकतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शासन जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का ही रहता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने अकॉर्डिंग ही शासन चलाती है। और नया लोकतंत्र जो था वो सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था, जिसमें सभी सामाजिक वर्ग इसमें शामिल थे। अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र जो था वो सरकार के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अर्थव्यवस्था का सबसे मेन क्षेत्र जो है वो सरकार के नियंत्रण में है, यानी कि समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया इन्होंने।
और इन्होंने निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया, यानी जो निजी कारखाने थे उसको खत्म कर दिया, भूस्वामित्व को खत्म कर दिया। ये कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी। 1958 में क्या होती है, इन्होंने लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश करी। इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, देश का बहुत तेजी से औद्योगिकरण कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये बनाएंगे तो उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, इन्होंने यही कहा। और इन्होंने क्या करा, छोटे लेवल से भी शुरुआत कर दी, यानी इन्होंने कहा लोगों को कि अपने घर के पीछे इस्पात की छोटी छोटी भट्टियां लगाओ। ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहित किया कि अगर हर घर में इस्पात की भट्टियां होंगी, वहां से काम होगा, तो इस तरीके से भी इनको लाभ होगा। ग्रामीण इलाकों में पीपल्स कम्युनिस्ट जो थे, ये लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर ये क्या करते थे, फसल वगैरह उगाया करते थे। और 1958 में तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कृषक आबादी का 98% था। यहाँ पे माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। अब ये जो माओ है ये भी एक विचारधारा है। ठीक है, जो माओवादी बोले जाते हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो जनता है उनके जन समुदाय जो है उसको प्रेरित करने का, ठीक है, प्रयास किया, जिसमें ये सफल रहे। इनकी जो चिंता थी वो थी समाजवादी व्यक्ति बनाने की, जिसकी 5 चीज़ें प्रिय हो। ये पितृभूमि, यानी जो अपनी जो देश की जो भूमि है, जो जिसे पितृभूमि मानते हैं, उसका सम्मान करें। ठीक है, जनता को मतलब अपने देश के प्रति एकजुट करके रखें, काम बढ़ाएं। ठीक है, अपने यहाँ पे वर्क को बढ़ाएं, विज्ञान पे भी ध्यान दें, और जन संपत्ति। ये इनकी 5 प्रमुख चीज़ें थी जिसपे ये विचार करते थे। फिर किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए इन्होंने क्या करा, कई तरह की संस्था बना दी। उदाहरण के लिए देखिए, ऑल चाइना डेमोक्रेटिक विमेंस फेडरेशन, ये महिलाओं की एक फेडरेशन है, एक संगठन मान लीजिए आप इसे। इसने 760 लाख सदस्य इसके थे। और ऑल चाइना स्टूडेंट की फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि पार्टी जो चाह रही थी कि हमने ये लक्ष्य रखे हैं, इसको पूरा करना है, और इसके लिए हमको फेडरेशन बनानी है, हमें संगठन बनाने हैं, ये तो पार्टी चाह रही थी। ठीक है, ये माओ चाह रहे थे, लेकिन पार्टी में और भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक पार्टी में कई सारे लोग होते हैं, तो बाकी लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा दर्शनों का टकराव। दर्शनों का टकराव मतलब होता है फिलोसफी का टकराव। ठीक है, फिलोसफी क्या होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक फिलोसफी होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, और जब विचारधाराओं में टकराव हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए, समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादी दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। अब यहाँ पे आपको ये लाइन समझनी है, वरना सिर के ऊपर से जाएगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखिए, जो माओवादी लोग थे ना, ये क्या चाहते थे, समाजवादी व्यक्ति की रचना करें, यानी एक ऐसी व्यक्ति की रचना करनी है हमको, एक ऐसे समाज की रचना करनी है जिसमें लोग समाजवादी विचार जो है उससे प्रेरित रहे। ये इस चीज़ को चाहते थे। इसके बदले ये दक्षता, यानी जो क्वालिटी होती है मनुष्य के अंदर, ठीक है, जो स्किल होती है, उसकी बजाय ये विचारधारा पर माओ को बल देने की आलोचना करने वालों के बीच में संघर्ष हुआ। यानी एक तरफ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी व्यक्ति की रचना करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल विचारों को ही, विचारधारा को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, खाली दक्षता की बजाय केवल विचारधारा, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, केवल विचारधारा पे ध्यान दे रहे, तो इनके बीच में संघर्ष चला। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी जो थी वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। अर्थव्यवस्था और शिक्षा को देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आ गई, तो यानी कि व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ने लगी है। 1960 के उत्तरार्ध में के प्रवाह बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर से पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पे जोर दिया, ताकि चीन जो है वो शताब्दी से खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन जाए। यानी कि जो शताब्दी है वो खत्म होने से पहले चाइना क्या हो जाए, एक ताकतवर देश बन जाए। चाइना को ये डेवलप करना चाह रहे हैं। 1978 में शुरू होने वाले सुधार, कुछ सुधार शुरू करें, क्योंकि चाइना में इतनी सारी कमियां आ गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ सुधार के प्रयास हुए। क्या क्या सुधार हुए इसको देखते हैं। देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, समाजवादी तर्ज पे जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसकी तैयारी की जा रही है। 1978 में चाइना जो है यहाँ पे आधुनिकीकरण का 4 सूत्री लक्ष्य रखा गया। और किस किस चीज़ को आधुनिकीकरण करने की बात की गई थी, एक तो कृषि को आधुनिकीकरण करना था, विज्ञान और उद्योग और रक्षा। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव लाया गया था चाइना में। चाउ एन लाई, नाम याद रखें, इनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये नेता थे यहाँ के। फिर 1989 में
4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह मनाई गई थी। और इसमें जो बुद्धिजीवी थे इन्होंने ज़्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों को ख़त्म करने की मांग करी। ठीक है, जो कड़े नियम थे और ज़्यादा खुलेपन का मतलब यहाँ पे व्यापार के क्षेत्र में है। ठीक है, इसको ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। फिर बीजिंग के तियानमेन चौक पर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया और इसको सरकार ने क्या करा, दबा दिया क्रूरतापूर्वक, यानी बच्चों को मारा पीटा गया और उसको दबा दिया। दुनिया भर में इसकी खूब आलोचना हुई क्योंकि चाइना ने जो करा था स्टूडेंट के साथ वो गलत करा था। ठीक है, इस तरीके से आंदोलन नहीं दबाना चाहिए था, दुनिया ने आलोचना करी। फिर सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा से बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचक जो है इनका कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानता से सामाजिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, आलोचक क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि जो सामाजिक गुट हैं, जो क्षेत्र हैं, जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानता बढ़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में तनाव बढ़ रहा है। अगर सामाजिक गुट ठीक हो जाए, विभिन्न क्षेत्रों को ठीक कर दिया जाए, पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानता बढ़ रही है अगर उसको एक लेवल पे ला दिया जाए, संतुलन कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तनाव जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। अब बात करते हैं ताइवान का किस्सा। देखिए, ताइवान जो है चाइना के, आप मैप में जाके देखना एक बार, वर्ल्ड के मैप में देखना चाइना कहाँ पे और ताइवान कहाँ पे है, तो आपको पता लगेगा। चाइना ने ताइवान को अपने कब्जे में लेके इसको अपना ही अंग बना लिया था कुछ समय के लिए। ठीक है, आज भी चाइना और ताइवान के बीच में विवाद तो चलते हैं, तो देखते हैं इसको। ताइवान का किस्सा। चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक, ये जो चियांग काई शेक थे, ये इन्होंने क्या किया, 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और जो बेशकीमती कलाकृतियाँ थी इसको लेकर ये ताइवान भाग निकले। कब की बात है, 1949 की। वहाँ पे इन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना कर दी। अब क्या होता है कि 1894-95 जापान के साथ हुई लड़ाई में ये जगह जो थी वो ये चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी। ठीक है, ये जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी 1894-95 में। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इसको कहीं ना कहीं अपना ही अंग बना लिया है और जापानी उपनिवेश बनी हुई थी ये जगह। पहले ताइवान जो थी जापानी उपनिवेश थी एक समय में। कायरो घोषणापत्र और पोर्ट्समैन उद्घोषणा के बाद चीन को संप्रभुत्ता यहाँ पे वापस मिलती है और फरवरी 1947 में क्या होता है, यहाँ पे खूब प्रदर्शन होते हैं और उसके बाद जो कुओमिंतांग यानी कि जो पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी थी इसके जो नेता थे, इनकी एक पूरी की पूरी पीढ़ी को उसकी हत्या करवा दी जाती है क्योंकि ये इनसे बहुत ज़्यादा ये चिढ़ते थे। जो कम्युनिस्ट थे वो कहीं ना कहीं से चिढ़ने लगे थे। ठीक है, चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना करी और बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी जो थी वो पूरी तरीके से इनसे छीन ली गई। सत्ता की जगह से स्थानीय आबादी को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। फिर भी इन्होंने क्या करा, भूमि सुधार करे। देखो, इतनी सारी कमियां तो थी, ऐसा इन्होंने क्या करा, दमन कर दिया लोगों को, ना बोलने की आज़ादी थी, ना राजनीतिक आज़ादी थी। ठीक है, और लोगों को वहाँ से सत्ता के स्थान से बाहर भी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने क्या करा, यहाँ पे भूमि सुधार लागू करा। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे जो खेती थी उसमें जो फसल आती थी उसकी उत्पादकता बढ़ गई। इन्होंने अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कर दिया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में देखें तो ताइवान जो था पूरे एशिया में जापान के बाद सेकंड नंबर पे आ रहा था। सोचिए कि कितना ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे काम कर दिया। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः यहाँ पे क्या थी, व्यापार पे आधारित थी। याद रखिए, व्यापार बहुत करते थे ये। इसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी, लगातार वृद्धि हो रही थी। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था कि स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब यहाँ पे ये कहा गया कि स्वतंत्र मतदान होगा और यहाँ पे जो स्थानीय जो ताइवानी लोग हैं इनको वोट दिया जा सकता है क्योंकि लोकतंत्र में वोट का सिस्टम होता है। फिर राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही होता था, तो इनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास जो था उसको रखना संभव नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ताइवान को चीन का ही हिस्सा मान लिया क्योंकि अब ताइवान में सब कुछ कर पाना मुश्किल है, तो इन्होंने क्या करा, उसको चीन का हिस्सा यानी उसको चीन ही बता दिया कि ये चीन ही है, समझ लो। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद था क्योंकि जो चीन का मुख्य हिस्सा था उसमें वापिस से इसको पूरी तरीके से इसका एकीकरण करना है, तो ये समस्या थी। ठीक है, और खाड़ी पार के जो संबंध थे उसमें भी धीरे धीरे सुधार आ रहा था। ताइवानी जो व्यापार है और निवेश ये मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पे हो रहा था और चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने पे सहमत हो गया कि भाई हम ताइवान को रख लेंगे
और अपना ही क्षेत्र मानेंगे, लेकिन इसको आधी हम स्वायत्तता दे देंगे, ठीक है, कुछ विशेष अधिकार वगैरह दे देंगे। तो इस तरीके से चाइना सहमत था। लेकिन जो ताइवान है ये पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, कोई कदम उठाने से परहेज करता है, क्योंकि ताइवान उस समय में, मतलब ताइवान चाहता तो था कि इससे स्वतंत्र रहे, लेकिन इस समय कोई कदम नहीं उठाता। अब बात करेंगे कोरिया की कहानी, आधुनिकीकरण की शुरुआत। अब कोरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है? चीन के बारे में पढ़ा है, जापान, ताइवान, ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं। अब कोरिया को देखते हैं। आधुनिकीकरण की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसोन वंश, कोरिया में जोसोन वंश जो था, इसने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना करा। इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा, क्योंकि जापान जो था उसका दबाव इस पर बहुत ज़्यादा रहता था। और इस सब के बीच कोरिया जो है इसने अपने देश में आधुनिकीकरण के लिए काम करे। साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा करा था, ठीक है। जापान ने क्या करा था? कोरिया को अपनी कॉलोनी यानी कि अपना उपनिवेश बना लिया था और कोरिया पे जबरन कब्जा कर लिया था, जिससे कि 500 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा जो जोसोन राजवंश था इसका अंत हो गया, क्योंकि जापानियों ने इसका अंत कर दिया। कोरियाई लोग जो थे वो जापानियों के द्वारा जो किया जा रहा था, ठीक है, जो भी सांस्कृतिक और नैतिक जो मूल्य थे उसका दमन जो कर रहे थे ये जापानी लोग, तो कहीं ना कहीं कोरिया के लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कोरिया के लोग जो थे उनका जो प्राचीन वंश था जोसोन वंश उसको पसंद करते थे। लेकिन जापान ने क्या करा? उनको हटा के अपना शासन चला लिया है। फिर यहाँ के लोग जो थे वो आज़ादी चाहते थे, तो जो आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोग थे, यानी जो आज़ादी चाहते थे, उन्होंने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन करा। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और कैरो, याल्टा और पाइटर्स सम्मेलन जैसे ये कुछ सम्मेलन थे जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक में विदेशी नेताओं से भी इन्होंने अपील की और प्रतिनिधि मंडल भेजे। अब यहाँ पे समझिए, कोरिया के ऐसे लोग जो चाहते थे कि भाई उनके देश को आज़ादी मिल जाए, उन्होंने क्या करा? जापान का की जो गुलामी थी, औपनिवेशीकरण था, इसके खिलाफ विरोध करा था, ठीक है, प्रदर्शन करा था। और ये कुछ सम्मेलन हुए थे। इस सम्मेलन में इन्होंने अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है, ताकि इनको जापान से इनको आज़ाद कराया जा सके। अब बात करते हैं आधुनिकीकरण की शुरुआत की। ये आधुनिकीकरण की शुरुआत का ही टॉपिक है, ठीक है। ये स्लाइड 2 बार हो गई है गलती से, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए, जापानी औपनिवेशिक शासन जो है अगस्त 1945 में सेकंड जो वर्ल्ड वॉर होता है यानी कि विश्व युद्ध होता है, इसमें जापान की हार के साथ समाप्त हो जाता है। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था, विश्व युद्ध जो था, 1939 से लेके 1945 में चला था। इस समय क्या हुआ था? जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे, इसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे। इसके बाद जापान हार गया था, कमज़ोर हो गया था, और जैसे ही जापान हारता है, कमज़ोर होता है, उसका यहाँ से जो शासन था वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे युद्धोत्तर राष्ट्र, युद्ध के बाद के राष्ट्र में। तो जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध का काल में एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। अब देखो, कोरिया जो है वो 2 हिस्सों में है, ठीक है, एक है उत्तरी, एक है दक्षिणी। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे समझो, जो दक्षिण कोरिया है, यानी कि जो दक्षिण कोरिया है, यहाँ पे क्या है? यूएसए, ठीक है, अमेरिका का सपोर्ट है, और यहाँ पे जो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र, जो इनकी जो सेना वगैरह है वो आ गई है। उत्तर कोरिया की बात करें तो यहाँ पे जो चाइना है, यानी कम्युनिस्ट सोच वाला जो चाइना है, उसका सेना समर्थक है। इनके बीच में क्या था? शीत युद्ध जैसा माहौल हो गया था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध हो नहीं रहा था। और इनके बीच में एक छद्म युद्ध शुरू हो जाता है। छद्म युद्ध का मतलब क्या है? कि छद्म युद्ध ये ले लो कि एक ही देश के अंदर एक जो सत्ता में रहते हैं उन लोग और जो विपक्ष में रहते हैं उन लोगों के बीच में अगर कोई युद्ध होता है, कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो इसको छद्म युद्ध कहा जाता है। तो इस तरीके का युद्ध यहाँ पे शुरू हो गया था। जुलाई 1953 में 3 साल बाद ये युद्ध जो है युद्ध विराम समझौते से समाप्त हो गया, कि 1953 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है? एक समझौता होता है। इसमें समझौता ये होता है कि कोरिया जो है हमेशा के लिए विभाजित हो गया। कोरिया जो है अलग अलग हो गया, उत्तरी कोरिया अलग रहेगा और दक्षिणी अलग रहेगा, इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार आर्थिक विकास, लोकतंत्रीकरण ये भी धीमा हो गया था। युद्ध के दौरान जो यहाँ पे मुद्रा जारी की गई थी, जो राष्ट्रीय खर्च या जो जिससे जो महंगाई यहाँ पे तेजी से बढ़ी थी,
इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान अगर हम देखें, जो निर्मित औद्योगिक सुविधाएं हैं, जो चीज़ें यहाँ पे बनती थी, वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। ठीक है, नतीजा क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भाई ये पूरी तरीके से इनका उद्योग वगैरह नष्ट हो रहे थे। तो साउथ कोरिया ने फिर अमेरिका से मदद ली। अब यहाँ पे देखो, साउथ कोरिया आज के टाइम पे डेवलप है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग वगैरह जो आप देखते हो, ये सब कोरिया से की ही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कितने ज़्यादा डेवलप हो गए। अब बात करते हैं तीव्र औद्योगिकरण और मजबूत नेतृत्व। तो अब समझिए यहाँ पे क्या था, युद्ध हो रहा था और ऐसा बेकार हो रहा था, सारी व्यवस्था बेकार हो गई थी, ये हमने समझा। अब देखिए कि कैसे इन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ाया और कैसे मतलब एक मजबूत नेतृत्व आता है और सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाता है। 1963 के चुनाव में सैन्य नेता थे पार्क चुंग, ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, ये सैनिक नेता हैं, याद रखें। पार्क चुंग जो थे, इनके प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुखी नीति बनाई। यानी कि राज्य आधारित यानी कि केंद्र लेवल पे एक तरह से सरकार के द्वारा बनाई गई निर्यात उन्मुख नीति, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अपने देश में बनाई जाने वाली चीज़ों को बाहर बेचना चाहते थे। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजना जो थी, उसमें बड़े कॉरपोरेट फर्म, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी इनके यहाँ पे, उसने समर्थन कर दिया, क्योंकि कॉरपोरेट को फायदा होता है ना जब सरकार उनको सपोर्ट करती है। तो रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ाएं, कोरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंपटीशन हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों को बना सके। 1960 के दशक से देखें तो कोरिया का अभूतपूर्व विकास यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये आ जाते ना चुंग, इनके बाद इन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ पे सुधार दी। फिर इनकी नीति जो थी वो आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी से निर्यात पर केंद्रित थी। यानी कि इनका जो फोकस था ना, मेनली आयात करना कम था, ये निर्यात ज़्यादा करना चाहते थे। ठीक है, इनकी जो मेनली जो इनकी पॉलिसी थी वो निर्यात थी, यानी एक्सपोर्ट करना। जो देश बाहर के देशों को अपनी चीज़ें बेचता है वो फायदेमंद ज़्यादा रहता है, और जो देश बाहर के देशों से अपनी चीज़ें खरीदता है वो हमेशा घाटे में रहता है। इसीलिए हमेशा इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, 1960 और 1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी रासायनिक उद्योग, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। इस्पात हो गया, लौह धातु हो गया, मशीनरी हो गई, जहाज निर्माण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, उद्योगपति, सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है, पूरी दुनिया को। क्योंकि कोरिया ने जो डेवलपमेंट किया है ना, वो अपने आप में मतलब अद्वितीय है, चमत्कार है, आप ऐसा मानो। उच्च स्तर की यहाँ पे शिक्षा ने कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा है। कोरिया के औद्योगिकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई जो श्रमिक दल हैं वो पहले से ही साक्षर थे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मजदूर जो संगठन वगैरह होते थे, दल होते थे, ये सभी साक्षर थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे। ठीक है, नई स्किल सीखने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थान और तकनीकों को भी अपने देश में लाना शुरू कर दिया। यानी बाहर की जो तकनीक थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसको लाने लगे ये। विदेशी निवेश, कोरिया की उच्च घरेलू बचत, इन सब चीज़ों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसने कोरिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो यहाँ के शासक थे, चिंग पार्क जो थे, इनका जो प्रशासन था उसने भी अगर देखें तो एक अच्छा प्रशासन था। लंबे समय पे इन्होंने कोरिया को कहीं ना कहीं विकास तक पहुँचाया। अब बात करते हैं लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास। तो ये जो चुंग थे ना कहीं इनकी सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य शासन था। हालांकि इन्होंने विकास तो करा पर इनका सैनिक शासन था, और यहाँ के लोग जो थे वो चाहते थे लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की इच्छा जो है, लोगों की जो इच्छा थी वो इनकी मृत्यु के साथ बढ़ी। जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो सब सोचते हैं कि अब लोकतंत्र आना चाहिए। लेकिन दिसंबर 1979 में एक बार फिर से एक सैन्य नेता आते हैं, इनका भी शासन जो होता है वो सेना वाला शासन होता है। ठीक है, और मई 1980 में चुन के सैन्य, ये जो नए आए हैं, चुन नाम है इनका, चुन के सैन्य गुट में के विरुद्ध कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मांग करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो नागरिक हैं, वो आंदोलन कर देते हैं। सैन्य दल क्या करता है, पूरे देश में मार्शल लॉ यानी कि जो मार्शल कानून होता है, सैन्य शासन होता है, वो लागू कर देता है और जो लोकतंत्र आंदोलन है उसको दबा देते हैं। मार्शल लॉ में क्या होता है, सेना को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं कि जाओ, जिसको मारना पीटना मारो पीटो, पर आंदोलन खत्म करो, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने करा। ग्वांगजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। चुन के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के विरोध में प्रदर्शन जो कर रहे लोग थे उनकी आवाज को दबा दिया। इसी वर्ष क्या होता है, चुन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब समझिए,
राष्ट्रपति बन जाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव को मजबूती से दमन किया। ये नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र यहाँ पे बिल्कुल भी आए, लेकिन जनता चाहती थी लोकतंत्र आए। तो चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 में 1.7% से बढ़ाकर 83 तक 13.2% कर दिया था। यानी महंगाई जो थी उसको भी कम कर दिया था। हालांकि इन्होंने देश के लिए काम इन्होंने भी अच्छे करे, जैसे पहले वाले शासन ने करे, इन्होंने भी अच्छे करे, लेकिन फिर भी लोग जो है वो सेना के शासन के बदले लोकतंत्र चाहती थी। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप क्या होता है, नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर जागरूकता भी बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग होती है। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि ये जो राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे ना, ये कहीं ना कहीं चुनाव के द्वारा होने चाहिए और जनता उसमें सीधा भाग ले, ऐसा लोकतंत्र वाली व्यवस्था की मांग कर दी। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्रों पर अत्याचार के दौरान मौत हो जाती है स्टूडेंट की। उसके बाद नागरिक जो थे वो गुस्से में आ जाते हैं और लोकतंत्र के लिए बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिसको चुन जो प्रशासन था वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन में केवल छात्र नहीं बल्कि जो मध्य वर्ग के जो नागरिक है वो भी आ जाते हैं। और ऐसे में जब बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है ना इस पर, तो कहीं ना कहीं ये मजबूर हो जाते हैं संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है। और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिल जाता है, यानी कि अब नागरिकों को चुनाव का अधिकार है, वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई है। अब बात करेंगे कोरियाई लोकतंत्र और IMF यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके संकट का देखते हैं। तो नया संविधान यहाँ पे बन जाता है, लागू कर देते हैं। 1971 के बाद पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में होता है, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है वो एकजुट होने में विफल हो जाती है। इसके कारण चुनने के सैन्य दल के साथी सैन्य नेता रोहू का चुनाव हो जाता है, यानी कि दोबारा जो चुनाव होता है तो चुन का ही साथी कहीं ना कहीं जीत जाता है। और हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जो है वो जारी रहा। 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम ने एक बड़ी पार्टी बनाने के लिए रोहू की पार्टी के साथ समझौता कर लेते हैं ये। और दिसंबर 1992 में दशकों से चले आ रहा जो सैन्य शासन था, उसके बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद चुना जाता है, ठीक है। यानी कि लंबे समय तक जो यहाँ पे सेना का शासन चला आ रहा था वो खत्म हो जाता है, और अब एक आम मतलब एक नेता को समझ लो जो सैन्य नहीं है उसको यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया जाता है। नए चुनाव और सत्तावादी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप एक बार फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। अब नया प्रशासन आ गया है, तो इसने निर्यात की नीति के तहत सैमसंग, ये यहाँ की कंपनियां, हुंडई, LG, ये सब ठीक है, दक्षिण कोरिया ये यहाँ की कंपनियां, तो इन कंपनियों को कहीं ना कहीं निर्यात के लिए प्रेरित करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर पे पहुंच जाती हैं सारी कंपनियां, दुनिया भर में इनका क्या होता है, व्यापार होना शुरू हो जाता है। इस बीच कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए कुछ उदारवादी आंदोलन का भी दबाव होता है। तो इसमें क्या होता है, किम जो होते हैं, इन्होंने 1996 में एक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो था उसमें शामिल होने का फैसला ले लेते हैं, और कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, दुनिया भर में जो कंपटीशन है उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोरिया दुनिया भर में व्यापार करे, इससे ही कोरिया को लाभ होना था। लेकिन व्यापार घाटे जो है यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, इनके वित्तीय संस्थान कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि संगठन में जो बेईमान व्यापारिक संचालन थे उनके कारण इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो 1997 में एक विदेशी मुद्रा का संकट इनके सामने आ जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF जिसको हम बोलते हैं, उससे ये लोन ले लेते हैं, ठीक है, वित्तीय आपात की सहायता, मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो लोन होता है उसकी सहायता मांगने की कोशिश करते हैं। और इस आर्थिक संकट को पूरे देश में एक साथ प्रयास किया जाता है, पूरे देश से सुधारने के लिए, ठीक है। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट यानी गोल्ड को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि विदेशी जो ऋण है, जो इन पे जो बाहर का कर्ज है उसको कम किया जाए, तो इसके लिए ये काम करते हैं। इसके बाद है आधुनिकता के दो मार्ग। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत ही इरिटेटिंग है, ख़त्म नहीं होगा, ये देखते जाते हैं इसको। आधुनिकता के दो मार्ग। औद्योगिक समाज में एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग अपनाएं। अब देखो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, ठीक है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो कोरिया हो, सब ने आधुनिकता को कहीं ना कहीं अपनाया, लेकिन सबके तरीके जो थे अलग अलग थे। अब अगर आप इतिहास को देखोगे, घटनाओं को देखोगे, तो आपको सबके आधुनिक होने के तरीके अलग मिलेंगे। जापान जो था अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा, और पारंपरिक जो इनका पास हुनर था, जो क्वालिटी थी,
और जो प्रथाएं थी उसको इन्होंने नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आधुनिकरण का ऐसा वातावरण यहाँ पे पहुंचा कि पश्चिमी साम्राज्यवाद ताकतों का प्रभुत्व भी था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते गए। हालांकि जापान ने कई बार क्या करा, उनकी जो पश्चिमी देश है उनकी नकल करने की भी कोशिश की, ठीक है, लेकिन साथ के साथ उन्होंने अपने लेवल पे भी हल ढूंढने का प्रयास करा। जैसे कि देखो, सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों में सुधार करने का प्रयास किया, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको बदलने का प्रयास किया। और इन्होंने मेजी स्कूली पद्धति ने यूरोपीय और अमेरिकी जो प्रथा थी उसके अनुरूप में नए विश्व की शुरुआत करी, लेकिन इसके साथ साथ अपने लोगों को निष्ठावान, देश के प्रति देश प्रेम, राष्ट्रवाद ये जगाने की कोशिश भी करी, ठीक है। और देश के प्रति वफादारी, इन सब चीज़ों को, सम्राट के प्रति वफादारी, इन सब चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं अधिक वैल्यू दी। यानी कि बाहर की चीज़ों को भी अपनाया, लेकिन देश के विकास के लिए, देश के भले के लिए भी इन्होंने काम करा। चीन की बात करें तो चीन ने आधुनिकीकरण का सफ़र बहुत अलग था। यहाँ पे पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण कमज़ोर बना दिए थे। कहीं ना कहीं चीन को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा था। कभी चीन आक्रमण कर देता था, कभी इनको पश्चिमी देशों से डर बना रहता था। इसके बाद भी कहीं ना कहीं देखें तो इसने, ठीक है, चीन ने अपना आधुनिकीकरण किया और उसमें सफल भी रहा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बाकी चैप्टर करा दिया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिमिटेड बनते हैं इस चैप्टर में से। मैं आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा सारे चैप्टर के, पर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखना, समझना, ठीक है। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना।